कहा कि हमारे क्या होंगे, ये जो हमारे ये प्रेजेंट होंगे मेटल्स, यानी कि जो डिजायर्ड मेटल्स की हम बात कर रहे हैं। डिजायर्ड मेटल में हमारे जैसे हमने ले लिया सोडियम ले लिया, जिंक ले लिया, एजी ले लिया, एयू ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, आयरन ले लिया। सो दे आर प्रेजेंट इन ए नेचर इन ए कंबाइंड फॉर्म्स एज ए साल्ट, राइट। एंड ये जिस फॉर्म में प्रेजेंट है, एंड ये जिस फॉर्म में प्रेजेंट है, जहां पे प्रेजेंट है, एंड जिसमें प्रेजेंट है, एंड दोज substance and those substance are called mineral। क्या मेरी बातें समझ में आई कि नहीं? पहला पॉइंट समझ में आया कि नहीं? अच्छा, और क्या होता है सर? मिनरल तो हमने पढ़ लिया सर। अब हम बात करते हैं और क्या होता है। हम बात करते हैं और, तो और हमारा है, अब जिन मिनरल से हमें अपना डिजायर्ड मेटल निकालना टेक्निकली और इकोनॉमिकली दोनों बेनिफिटेड हो, राइट, उस मिनरल को हम क्या कहेंगे? और। हमने आपसे क्या कह रहा हूं, हमने कहा द एक्सट्रैक्शंस ऑफ, हमने क्या लिखा? द एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल, द एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स आर इकोनॉमिकली, क्योंकि पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई इंडस्ट्री लगाता है तो उसके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। द एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल आर इकोनॉमिकली एंड टेक्निकली एंड टेक्निकल वर्ड है ना, टेक्निकल से बना क्या? टेक्निकली। आर मोर बेनिफिटेड, आर मोर बेनिफिटेड, आर मोर बेनिफिटेड, आर कॉल्ड और। क्या बातें समझ में आई कि नहीं आई? ये दो पॉइंट समझ में आया कि नहीं? ना समझ में आया होगा तो मुझे बताइएगा। ये दोनों पॉइंट समझ में आए सबके? ना समझ में आया होगा तो मुझे बता दीजिएगा एक बार। Sir, ore is also mineral, right? हाँ, राइट। all ore are mineral but all mineral are not ore, absolutely you are correct। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, all ore are mineral but all mineral are not ore। क्लियर? कितनी बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? Yes. अच्छा, अब आप कहोगे सर तो क्या मुझे मिनरल के नाम याद करने पड़ेंगे? और मिनरल के नाम? हाँ, याद करने पड़ेंगे। इतना ही केवल याद रखना है ना। तो वो मैंने कहीं से अलग से नहीं बनाया हुआ, अपने मॉड्यूल आकाश का जो मॉड्यूल है, इन्होंने जो ओर्स और मिनरल दे रखे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से दे रखे हैं, उसे आपको याद ही करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। बेटर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या मॉड्यूल में भी आपके दिया हुआ है। मैं सिर्फ आपको दिखा देता हूँ और उस पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए। पेज नंबर 186 आप सब ओपन कीजिएगा, पेज नंबर 186। ओपन किया आप सबने? और पेज नंबर 186 में आपके यहाँ टेबल दी हुई है, इंपॉर्टेंट ओर्स एंड मिनरल्स, है ना। और इसमें आप देखोगे पहली लिस्ट, ये सब याद करने हैं और याद हो जाएंगे। याद में 2-3 बार आप पढ़ोगे तो आपके वैसे ही समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने इसमें लिख रखा है आयरन के जो हैं, किसकी बात करें हम? आयरन के। आयरन के हमारे कौन कौन से हैं? ये इंपॉर्टेंट है, जैसे मैग्नेसाइट, Fe3, मैग्नेसाइट, हेमेटाइट, आयरन पैराइट। आयरन पैराइट को हम फूल गोल्ड्स भी कहते हैं। चैल्कोपाइराइट है CuFs2। ये सब नाम इंपॉर्टेंट है, ये हमारे सब नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है। ऐसे हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर के हमारे ओर में आता है क्यूपराइट Cu2s, चैल्कोपाइराइड CuFs2, कॉपर ग्लांस कॉपर ग्लांस को चैल्कोपाइराइड कहते हैं, कई बार मॉड्यूल में पूछा गया। ये मैलाकाइट, पूरे मेरे इंपॉर्टेंट है। मैलाकाइट और एजोराइट में सिर्फ इतना अंतर है, मैलाकाइट का CuCO3 है प्लस CuCS2, जबकि एजोराइट का क्या है? 2CuCO3 into CuH2। क्लियर?
इसको आप लिखोगे या स्क्रीनशॉट लोगे, बताइएगा। मॉड्यूल में दिया हुआ है। क्या करेंगे आप बताइए। तो बाद में लिख लेंगे मॉड्यूल से। आप लिख लीजिएगा, हाँ बाद में नहीं, बट हाँ है ना। और मैं इसमें कुछ नया पॉइंट मिलेगा तो आप टिक कर लेना। बाकी जैसे चैल्कोपैराइड क्या है, CuFH2, सिडराइट FeCO3 हमने पहले लिखा, मैलाकाइट तो इसे लिखने की आवश्यकता नहीं, हमने दोबारा ये लिख दिया है, ये हमने ऊपर ही लिख दिया है ना, ये तो हमें ये पता है ना। ये मॉड्यूल में दिया हुआ है, क्योंकि पढ़ाने वाली चीजें मैं पढ़ाऊंगा इसमें, और चैप्टर ये बहुत इंटरेस्टेड है, केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है इसमें। जैसे जिंक के हमारे क्या है, जिंक के आप देखोगे तो जिनसाइट सब इंपॉर्टेंट है, कैलामाइन, ZnCO3, जिंक ब्लेंड या शेफलराइट, ये भी इंपॉर्टेंट है, शेफलराइट नेम से आपको मिलेंगे और डायरेक्ट जेई में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सिल्वर के हमारे अर्जेंटाइड, जहां पे ग्लांस लग जाए ना सल्फर जरूर आएगा। टिन है ना, ये देखो हमारे हार्ड सिल्वर और कशिटराइट, हार्ड सिल्वर और कशिटराइट, ये भी हमारे सब किसके हैं, सिल्वर के हैं, ये भी हमारे किसके हैं, सिल्वर के हैं, ठीक है। लेड के हमने एनाल्जिसाइड, सिरुसाइड, लेंसराइट और गैलेना लग गया ना, PBS गैलेना, ऐसा आ गया ना देखो। इसके बाद हम बात करते हैं, ये आप ठीक है मॉड्यूल में भी दिया हुआ, मुझे जो पढ़ाना भी मैं पढ़ाऊंगा। हम बात करते हैं, अच्छा टिन का हमने नहीं लिखा, टिन का एक लिख लीजिएगा, टिन का हमने नहीं लिखा, टिन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमने लिखा टिन का, हमने लिखा टिन, और टिन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमने लिखा टिन। टिन का जो हमारे पास है, एक ही टिन का और है, वो है SnO2, क्या है, SnO2, SnO2 को होता है कैसीटेराइट, CASSITERITI, क्या कहते हैं, कैस्टेराइट, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एक मिनट। इसके बाद हमारा आता है मैग्नीशियम, ये सब ऐसे बुक में लिख रखा है। अच्छा कॉपर का हमने CuFH2 बताया कि नहीं, क्वेश्चन इसमें जेई में पूछा गया था, कॉपर का हमने बताया कि नहीं, कॉपर का अपने मॉड्यूल में लिख लेना। ये देखो कॉपर में एक CuFH2 लिखा है कि नहीं लिखा है, इससे CuFH2 से क्वेश्चंस जेई में ऐसा भी पूछा गया है, अपने मॉड्यूल में है। इसमें बताओ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर ये पूछा गया, कॉपर पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे +1 आएगा, ठीक है, और आयरन पे जो ऑक्सीडेशन नंबर वो +3 है, कॉपर पे +2 नहीं आएगा। ये जेई में पूछा गया क्वेश्चन, इसे आप लिख लेना, ठीक है। आप अपनी कॉपी में लिख लेना, बाद में फिर और के साथ में से लिख लीजिएगा। आगे बढ़े, यस सर। हाँ ना, तो ये और के नाम दिए हुए, मैंने भी ये लिखा हुआ है, जिंक का रहा, सिल्वर, लेड, टिन, ठीक है, कैस्टराइट, ऐसे मैग्नीशियम के फिर भी मैग्नीसाइड, डोलोमाइट, एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट आप जानते हो परगेशन का काम करता, परगेशन मतलब समझते हो, कॉन्स्टिपेशन, परगेशन, परगेशंस का मतलब होता है, ये यूज होता है, यूज्ड इन कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन में भी यूज होता है, ठीक है। कार्नेलाइट हमने KCl Mg Cl2 × 6H2 हमने कई बार पढ़ाया हुआ है। एस्बेस्टस, कैसराइट, ऐसे एल्युमिनियम के कोरंडम, डैशफोर, है ना, माइका, तो ये रट लोगे, इसमें कुछ करना नहीं है, इतनी बातें क्लियर है। अब इसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ये आप लिख लेंगे आप सब। यस सर। अब हम स्टार्ट करते हैं मेटलर्जी पढ़ना, जहां से हमें पढ़ना है। तो मेटलर्जी में हम कुछ टर्म्स देखते हैं, हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम क्या देखते हैं, कुछ टर्म्स, और जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो मेटलर्जी में हमारे लिए कुछ टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान है। जैसे हमने लिखा और, जैसे हम बात आपसे कर रहे थे, मान लो हमें क्या निकालना है, हमें जैगरी बनाना है, तो जैगरी के लिए हमने शुगर केन प्लांट को चूज किया, तो शुगर केन प्लांट हमारा क्या कहलाएगा, और। अच्छा एक चीज बताओ, जो शुगर केन प्लांट जैसे आपने चूज किया, या जो भी और आपने नेचुरल सोर्स में प्रेजेंट था, तो एक तो हमारा क्या होगा, और होगा उसमें, और का मतलब मेटल्स, भाई मेटल हमारे किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, यानी कि इस और के साथ में बोलूं, आप कहोगे सर और के साथ में एक तो और ही रहेगा,
जिसमें हमारा मेटल प्रेजेंट है, इसके साथ साथ तमाम इसमें अदर चीजें प्रेजेंट होगी कि नहीं होगी? आप कहोगे सर मिट्टी प्रेजेंट होगा और भी साल्ट प्रेजेंट होंगे, ऐसा होगा कि नहीं होगा? है ना? तो जो और इम्प्योरिटी मेरी प्रेजेंट होती है, यानी कि ओर के साथ में और कई हमारी इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी कि नहीं प्रेजेंट होगी? और ओर के साथ में जो और इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, उन इम्प्योरिटी को हम क्या कहते हैं? उन इम्प्योरिटी को हम कहते हैं गैंग। क्या कहते हैं? गैंग। गैंग। गैंग वर्ड आपने नाम सुना नहीं? गैंग। इसी गैंग को मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसी गैंग को, गैंग आपने सुना है कि नहीं सुना है? कहते हैं लोगों ने गैंग बना दिया, मतलब नहीं सुना है। भाई कोई गैंग होता है, गैंग में कोई एक सरदार होता है कि नहीं होता? ही इज मेन पर्सन ऑफ गैंग। Yes. और उस गैंग में और सब क्या होते हैं? और सबको कितना ध्यान नहीं देते और लल्लू पंजू टाइप के लोग होते हैं, मतलब उन्हें ठीक है साइड में रखे हो, बट हाँ देवन आर आल्सो ये मेंबर ऑफ दैट गैंग। तो सरदार जो इसमें है, मतलब जो मेन है, वो सरदार कौन है? हमारा ये रहा, और रहा। और बाकी ये सब इम्प्योरिटी क्या है? ये गैंग, लिखते गैंग है बट पढ़ते गैंग है, पर लिखा गंगू है। तो इन गंगू या गैंग को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमारे क्या है? इम्प्योरिटी होते हैं। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, अब होता क्या है, जो इम्प्योरिटी है, बाकी हम कई तरीके से पढ़ेंगे, जो हमारी इम्प्योरिटी, ऐसे भी एक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ना, ऐसे दूसरा लिखिएगा, जो हमारे पास इम्प्योरिटी है। अच्छा मुझे एक बताओ, इम्प्योरिटी यानी जो गैंग है ना, इन गैंग को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक बड़ी हाइट वाले, ये गैंग के एक सक्रिय मेंबर हैं, एक एक्टिव मेंबर है, और एक थोड़े से, ठीक है, अलग अलग टर्म्स में हमने डिवाइड किया। एक्टिव तो सब है, हमने उन्हें डिवाइड कर दिया। तो जो इम्प्योरिटी होती है, मुझे एक चीज बताओ, ये इम्प्योरिटी एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर की हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हमने कहा यदि इम्प्योरिटी हमारी क्या है, इम्प्योरिटी आप क्या बोलेंगे, हमारे दो नेचर की हो सकती है, या तो एसिडिक नेचर की हो सकती है, या क्या होती है, बेसिक नेचर की। ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप कहोगे सर कोई नेचर ना हो, हाँ कोई नेचर ना हो, वो भी होंगे, बट ये भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? ये हमने इम्प्योरिटी का नेचर। अच्छा मुझे एक चीज बताओ आप सब, मान लो हमने लिखा इम्प्योरिटी हमारी एसिडिक नेचर की है, ऐसा समझिएगा। हमारे पास इम्प्योरिटी क्या है, अभी मैं वर्ड में भी लिखा दूंगा। हमारे पास यदि इम्प्योरिटी है, हमारे पास क्या है सर? इम्प्योरिटी है। क्या है? इम्प्योरिटी है। इम्प्योरिटी किसके साथ में है? हमारे और के साथ में है। और हमने कहा इम्प्योरिटी का नेचर क्या है? एसिडिक नेचर है। इम्प्योरिटी का नेचर क्या है? एसिडिक नेचर है। इम्प्योरिटी का नेचर क्या है? एसिडिक है। अच्छा मान लो एसिडिक है और उसमें मैं किसी तरीके से मैं बेस मिला दूं, क्या मिला दूं? बेस कोई। तो आप बताओ एसिडिक नेचर की इम्प्योरिटी बेस से कंबाइन कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? आप क्या कहोगे? एसिड्स और बेस, एसिड्स और बेस ये मिलके हमारे क्या साल्ट बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? साल्ट बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? कॉन्सेप्ट समझिएगा। यदि हमने कहा इम्प्योरिटी यदि हमारा एसिडिक नेचर का है, और उसने आपने कोई केमिकल ऐड कर दिया, और वो कोई आपने क्या ऐड किया? केमिकल। आपने क्या ऐड? ये क्या बना लेगा? इम्प्योरिटी के साथ जुड़ के, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, होप दैट ऑल ऑफ यू गॉट इट दिस वन, ये क्या बना लेगा? साल्ट बना लेगा कि नहीं बना लेगा? अरे सर ऐसे कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब सुनो, जैसे मान लीजिए हमने कहा इम्प्योरिटी मेरा क्या है, इम्प्योरिटी मान लीजिए हमारे पास का सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का नेचर कैसा है? एसिडिक की बेसिक? आपको एसिडिक। और इसमें मैं कैल्शियम ऑक्साइड मिला दूं, क्या मिला दूं? कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये क्या कैल्शियम सिलिकेट बना लेगा कि नहीं बना लेगा? इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? आया? Yes. ये जो आपने ऐड किया है ना, ये भाई आपने क्या कुछ ऐड किया ना, जो ऐड किया उसे कहते हैं क्या? फ्लक्स। क्या कहते हैं? फ्लक्स। अभी मैं फ्लक्स का डेफिनेशन लिखवाऊंगा, क्या कहते हैं? फ्लक्स। अच्छा जो स्लैग जो ये बन जा रहा है सर, साल्ट, साल्ट को भी तो कुछ नाम देंगे स्टाइलिश मैनर में।
नाम तो देना पड़ेगा, नहीं केमिस्ट्री वाले बढ़िया नहीं मानेंगे कि अरे ऐसे कैसे आपने बोल दिया, हाउ यू डिफाइन दैट वन, आप क्या कहना चाहते हैं, ऐसा बोलेंगे नहीं बोलेंगे। तो आप कहोगे चलो भैया इतना आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो, हमने इसे कह दिया स्लैग। बातें समझ में आई कि नहीं? अभी लिखा भी दूंगा। अच्छा तो सर इम्प्योरिटी बेसिक नेचर की हुई तो होगी, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, हमने मना थोड़ी किया। हमने कहा यदि इम्प्योरिटी क्या है, मान लो इम्प्योरिटी बेसिक नेचर का क्या है, अच्छा इम्प्योरिटी बेसिक नेचर का भी वहां हो सकता है, बेसिक नेचर का किसी ने मना थोड़ी किया है। तो बेसिक नेचर का है तो हमें कैसा केमिकल ऐड करना पड़ेगा, एसिडिक नेचर वाले की नहीं। तो एसिडिक नेचर वाला आप ऐड करोगे तो क्या बना लेगा, ये साल्ट बना लेगा कि नहीं, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, साल्ट बना लेगा कि नहीं। तो क्या इस वाले भी साल्ट को स्लैग करेंगे, आज स्लैग ही कहोगे, जब आपने एक बार नामकरण कर दिया तो उसे स्लैग ही बोलोगे कि नहीं बोलोगे। तो क्या इसे भी हम फ्लक्स बोलेंगे, हाँ इसे भी फ्लक्स बोलेंगे। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? तो मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं, फ्लक्स क्या है। बोलो इतना चीज समझ में आया कि नहीं? तो हम लिखना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, इतना आपने लिख लिया? Yes, sir. तो हम आपसे ये Yes. लिखना चाह रहे हैं, हम डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। अच्छा डेफिनेशन भी लिखोगे सर? हाँ बिल्कुल डेफिनेशन लिखा जाएगा। तो डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, यही जो पढ़ा गया यही लिख दिया जाएगा, ऐसे ही लिख दोगे? हाँ ऐसे ही लिख देंगे। चलो तो फिर लिख दो आप। तो हमने आपसे लिखा क्या यहाँ पे, हमने आपसे क्या लिखा, देखो हम डिफाइन करने जा रहे हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या है, तो क्या लिखेंगे, फ्लक्स इज द केमिकल, या फ्लक्स इज द सब्सटेंस, फ्लक्स इज द सब्सटेंस, है ना, फ्लक्स इज द सब्सटेंस विच कंबाइंड, which flux is the substance, flux मेरा क्या है, which combines the impurity on the basis of acidic या basic property, acidic या basic property के बेस पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, which combine the impurity on the basis, ब्रैकेट में which combined the impurity से ब्रैकेट में से लिख लो, ज्यादा बढ़िया लगेगा, which combined the impurity on the basis of acidic and basic character. So which combined the impurity, two forms क्या, slag, two forms slag. इतनी बातें समझ में आई कि नहीं, क्या है, किसी को कोई डाउट? अच्छा तो ये जो स्लैग बन के आया, ठीक है, स्लैग को हिंदी में जानते हो क्या कहते हैं, समझ में आता है आपको, ये जो बन के आया है ना। और जब जैगरी बनाते हो, आप लोगों ने किसी ने जैगरी बनते हुए देखा है कि नहीं, गन्ने को क्या किया जाता है, गन्ने से गन्ने का जूस निकालते हैं, हम पीते भी हैं, आप पीते भी हैं। तो कभी आपने देखा उस जूस को जब जैगरी में कन्वर्ट कर रहे हो, किसी ने देखा होगा तो बताइएगा, नहीं देखा होगा तो बोल देना, तो अननेसेसरी एग्जांपल लेने का कोई मतलब नहीं। देखा है कि नहीं देखा है, किसी ने देखा है? No, sir. Yes. ये देखा है तो वेल एंड गुड, और नहीं देखा तो दूसरी तरीके से मैं बताता हूँ। जलेबी को चाशनी में डालते हुए सबने देखा है? Yes. Yes. तो जलेबी की जब चाशनी बना रहे होते तो चाशनी बनाने के लिए आप पानी लेते हो, पानी में क्या चीनी डालते हो कि नहीं डालते हो? हाँ थोड़ा डालते हैं। तो चीनी जब डालते हो तो आप जब थोड़ी देर वो बॉयल कर जाता है, कुछ और मिलाना हो तो मिला दो, नहीं रहने दो, हाँ तो क्या करोगे, या ऐसे समझो आप, आपने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है सर, Yes, पढ़ा sir. है। चीनी का कलर हमारा कैसा होता है, व्हाइट टाइप का दिखता है, बट जो गन्ने का जूस है उसका तो व्हाइट कलर होता नहीं है। तो उसमें आप क्या मिलाते हो, एडजार्बेंट, है ना, चारकोल डालते हो कि नहीं डालते हो? तो चारकोल क्या करता है, कलर को एडजॉर्ब कर लेगा कि नहीं? Yes, sir. जब वो कलर को एडजॉर्ब किया तो जानते हो कहाँ ऊपर आ जाता है, कहाँ जाता है, ऊपर, सबसे ऊपर आ जाता है वो। और जब ऊपर आ जाता है तो उसे हम हटा देते हैं ऐसे हाथ से नहीं हटाते, हाथ तो जल जाएगा, मतलब ठीक है, कुछ स्क्रैपर से या जो भी एक इंस्ट्रूमेंटल पार्ट है उसे तरीका उसे हटा देते हैं। तो हटाते हैं ऊपर, उसी को हम स्लैग कह रहे हैं। स्लैग मतलब मैल है ये, ऐसा समझो आप।
यानी कि जो स्लैग ऊपर आ जाता बोले तो क्या क्या स्लैग हल्का होगा? हाँ, स्लैग हल्का होगा। स्लैग की डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। स्लैग की डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। अच्छा, तो इम्प्योरिटी क्या थी? इम्प्योरिटी जो होता था, इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता था, ऐसे वो डिसॉल्व नहीं होता। लेकिन जब उससे फ्लक्स ने कंबाइंड कर लिया तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और वो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो क्या हुआ? वो मेल्ट किया, कंबाइंड किया फ्लक्स से कौन? इम्प्योरिटी, और कहाँ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो मैं लिखना क्या चाह रहा हूँ, आपने बहुत से वर्ड बोल डाले सर, हमें बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो सिर्फ ऐसा आप लिखना, जो इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा है ना। तो लिखते हैं कि इम्प्योरिटी आर नॉन इम्प्योरिटी आर इम्प्योरिटी आर नॉन इनफ्यूजिबल नेचर। नॉन इनफ्यूजिबल नेचर का मतलब समझ पाए कि उसे मेल्ट नहीं किया जा सकता। नॉन इनफ्यूजिबल नेचर कैसा है? मेल्ट नहीं हो सकता। बट when it combined but when it combined with flux, when it combined with flux, then it converted into slag। तो किसमें कन्वर्ट हो जाता? स्लैग में। और स्लैग मेरा क्या है? स्लैग आर, स्लैग का नेचर क्या? फ्यूजिबल नेचर का। स्लैग आर फ्यूजिबल इन द नेचर। फ्यूजिबल इन द नेचर का मतलब मेल्ट कर जा रहा। फ्यूजिबल इन नेचर, शो इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस। भाई जो पूरी जैगरी का जैसे हमने बताया था, नहीं बताया था, जहां पे हम एक्सट्रैक्शंस कर रहे होंगे तो क्या करेगा? इम्प्योरिटी कहता था अरे हमारा तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, हम तो क्या है मेल्ट होंगे ही नहीं। तो क्या हुआ? आपने धमकाया किसे? मैंने कहा रुक जाओ, आप नहीं मेल्ट हो रहे, हम आपको मेल्ट करके दिखाते। तो कैसे मेल्ट करोगे आप? दिखाओ। हमने कहा हम फ्लक्स डाल देंगे। तो आने दो, फ्लक्स को हम देख लेंगे। तो फ्लक्स आया ना। इम्प्योरिटी मेरी क्या थे? इम्प्योरिटी हमारा क्या था? बिल्कुल प्राउड में बैठा पड़ा था, हम तो भाई नॉन इनफिजिबल हैं, हम तो मेल्ट होंगे नहीं। लेकिन स्लैग ने क्या किया? उसने, फ्लक्स ने क्या किया? इम्प्योरिटी से कंबाइंड कर लिया। यानी कि इम्प्योरिटी एसिडिक नेचर की थी तो आपने बेसिक नेचर का फ्लक्स डाल दोगे, और इम्प्योरिटी यदि बेसिक नेचर का होगा तो आप एसिडिक नेचर का फ्लक्स डाल दोगे। कंबाइंड कर लिया। अब जब कंबाइंड कर लिया तो इम्प्योरिटी क्या था? इम्प्योरिटी स्लैग में कन्वर्ट हो गया, फ्लक्स से कंबाइंड करके स्लैग में। अब स्लैग क्या हुआ? फ्यूजिबल नेचर का हो गया, मतलब मेल्ट हो जा रहा है। तो कहाँ चला गया? वो जो बड़े घमंड के साथ टहल रहा था, हमें कोई मेल्ट नहीं कर सकता, हमें कोई मेल्ट नहीं कर सकता, है ना, हमें ईश्वर से ऐसा वरदान मिला, वो कहाँ चला जाएगा? मेल्ट होके सबसे ऊपर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। और आ गया तो ठीक है, बढ़िया रहा। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? आगे बढ़ूं? आपने इम्प्योरिटी आर के बाद क्या लिखा है? इम्प्योरिटी के बाद इम्प्योरिटी आर नॉन इनफ्यूजिबल। नॉन इनफ्यूजिबल का मतलब मैं नीचे भी लिख दे रहा, रुक जाओ। नॉन इनफ्यूजिबल का मतलब होता है, नॉन इनफ्यूजिबल का मतलब है नॉन इनफ्यूजिबल। नॉन इनफ्यूजिबल का मतलब है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो? मेल्टिंग पॉइंट क्या हो? ज्यादा हो। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट जिसका ज्यादा होता है ना, उसे एक वर्ड और यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं सर? और भी वर्ड आएंगे, हाँ। उसे कहते हैं कि रिफ्रैक्टरी इन द नेचर। रिफ्रैक्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा, फैक्ट्री से आगे री लगा देते हैं, हाँ, रिफ्रैक्टरी इन द नेचर। तो कहते क्या है हम कि इम्प्योरिटी आर रिफ्रैक्टरी इन द नेचर, दैट इज इट्स हैव ए मोर मेल्टिंग पॉइंट। So upon combining with the flux is converted into the slag, and slag is what? Slag is fusible in the nature. So if it is fusible in the nature, then what's happened? It floats on the surface. तो सरफेस पे फ्लोट होगा तो क्या होगा? अभी हम आपको बताते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? नॉन फ्यूजिबल होना चाहिए ना? क्या होना चाहिए? नॉन फ्यूजिबल। नॉन फ्यूजिबल। इन हटा दूं? यस सर। लो, हटा दिया। यार इंग्लिश मेरी उतनी अच्छी नहीं है, बट सेंटेंस जो कह रहा हूं वही है, ठीक है। अब सही हो गया? यस है ना? क्लियर? क्लियर? तो अब देखो होता क्या है, कॉन्सेप्ट समझिएगा होता क्या है। अच्छा, क्या होगा सर? मान लीजिए ऐसे हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट था, या कोई हमारे पास क्या था? फर्नेस था। हम मेटलर्जी ऐसे कर रहे थे किसी का, सब कुछ ऐसे ही था।
देखो तो यहाँ पे हमारे कौन थे, यहाँ पे हमारी इम्प्योरिटी थे कि नहीं थे, तो इम्प्योरिटी यहाँ पे था, इस इम्प्योरिटी से किसने कंबाइंड किया सर, फ्लक्स ने कंबाइंड कर लिया, बाकी तो सब पड़े रहेंगे। तो आपने कहा कि ये जो इम्प्योरिटी थी यहाँ पे, इस इम्प्योरिटी से किसने कंबाइंड कर लिया, फ्लक्स ने कंबाइंड किया, और फ्लक्स ने कंबाइंड किया तो बना क्या लिया, स्लैग बना लिया। तो स्लैग महाराज क्या हो गए, आपने कहा ये फ्यूजिबल नेचर के हैं, इनका नेचर क्या, फ्यूजिबल नेचर है, और ये क्या थे, नॉन फ्यूजिबल नेचर के थे। ये नॉन फ्यूजिबल, ये नॉन फ्यूजिबल था, यानी कि मैं क्या करूं, रिफ्रैक्टरी नेचर का था। क्या था, रिफ्रैक्टरी नेचर का था। कैसा नेचर था, रिफ्रैक्टरी। रिफ्रैक्टरी नेचर का मतलब क्या हुआ कि मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा था। तो अब मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया कि नहीं हो गया, स्लैग का, हाँ सर हो गया। तो स्लैग क्या करेगा, अब स्लैग जो बिल्कुल घमंड से है ना, बिल्कुल टहल रहा था, अब भाई वो हल्का हो गया, उसे ऊपर भेज दिया गया। ये स्लैग आ गया कि नहीं आ गया, फ्लोट करने के लिए स्लैग क्या हुआ, तो फ्यूजिबल इन द नेचर्स, जो क्या हुआ, फ्लोट्स ऑन द सरफेस, फ्लोट्स ऑन द सरफेस। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा, जब ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट इट फ्लोट ऑन द सरफेस, यहाँ तो आप क्या बोलोगे, मुझे एक चीज बताओ, ये जो हमारी और चीजें और थी, क्या इनका एयर से कांटेक्ट टूट गया कि नहीं टूट गया, यस सर। तो एयर से जब इनका कांटेक्ट हवा से टूट गया, हवा में कौन, ऑक्सीजन है कि नहीं, हाँ सर ऑक्सीजन है। तो आप क्या बोलोगे कि ये स्लैग क्या है, फर्दर जो हमारे पास और बचे हैं उनके ऑक्सीडेशन को रोकेगा कि नहीं रोकेगा। तो अब दूसरा पॉइंट क्या लिखना चाह रहे हैं, मैं आपसे ये लिखना चाह रहा हूं, हमने क्या लिखा है, हमने क्या लिखा है, स्लैग फ्लोट्स ऑन द सरफेस शो इट prevents the further oxidation of ore, because now ore are not in contact with air। बातें समझ में आई कि नहीं आई। Yes. अच्छा, इतना समझ में आया तो सर एग्जांपल वगैरह दे दो, ये सब तो समझाने वाली चीजें रही, समझ में आया, लेकिन सर अब स्पेसिफिक बातें So कुछ हो last जाए। slide can you show? श्योर। सर रिफ्रैक्टरी नेचर क्या होता है। जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा उसे एक और नया नाम देते हैं, रिफ्रैक्टरी इन द नेचर। मतलब ओके मेल्टिंग सर। पॉइंट ज्यादा है तो मेल्ट नहीं होगा ना। ठीक। Yes. अब देखो हमने आपसे क्या कहा, तो आप कहोगे सर कुछ स्पेसिफिक बातें हो जाएं, स्पेसिफिक बातें होती है। अब हम, मुझे मान लो जो करना हो, देखो मैं अब देखो फॉर एग्जांपल ऐसे बात करते हैं, मुझे मान लीजिए हम आयरन की मेटलर्जी कर रहे हो, किसकी मेटलर्जी कर रहे हो, आयरन की। फॉर एग्जांपल हम लिखा इन द मेटलर्जी ऑफ आयरन, इन द मेटलर्जी ऑफ आयरन। आयरन की मेटलर्जी में जो होता है, द मेटलर्जी ऑफ आयरन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 इज मेन इम्प्योरिटी। सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या है, मेरा मेन इम्प्योरिटी है। तो मुझे बताओ मुझे बताओ सिलिकॉन डाइऑक्साइड का नेचर कैसा होगा। अभी आपने देखा था क्या नेचर था, एसिडिक था। Acidic. तो आपने क्या यूज करते थे, कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते थे, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट यूज करेंगे, ये हमारा क्या कहलाएगा, फ्लक्स, है ना। तो ये इससे रिएक्ट करके कैल्शियम सिलिकेट ऐसे बना रहा था, अभी आपने देखा था, इसे कहते थे स्लैग। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं। और एक मजे की बात बताऊं, हम कहते हैं इन द मेटलर्जी, यहाँ पे तो पहला एग्जांपल रहा, दूसरा एग्जांपल लिखते हैं इन द मेटलर्जी ऑफ इन द मेटालर्जी
ऑफ कॉपर। यदि हमें कॉपर की मेटलर्जी करनी हो ना, तो कॉपर की मेटलर्जी में क्या होता है, आयरन ऑक्साइड मतलब FeO इज मेन इंप्योरिटी। मेटलर्जी में कौन मेन इंप्योरिटी होता है, आयरन ऑक्साइड होता है। तो जब अच्छा आयरन ऑक्साइड के नेचर कैसा है, एसिडिक की बेसिक? सर बेसिक है। तो अब कौन सा फ्लक्स यूज करेंगे, सिलिका यूज कर लेंगे। इसका नेचर कैसा है, एसिडिक। तो ये क्या बना लेगा, FeSiO3 बना लेगा कि नहीं बना लेगा, तो इसे हम स्लैग कहेंगे। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो सर, क्या बोल सकते हैं ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, जो फ्लक्स है ना, ये फ्लक्स भी क्या है भाई, जैसे इंप्योरिटी वैसा फ्लक्स, टिट फॉर टैट। यानी कि फ्लक्स का भी नेचर क्या है, फ्लक्स एसिडिक नेचर के भी हो सकते हैं और बेसिक नेचर के भी हो सकते हैं। यदि हमारी एसिडिक नेचर की इंप्योरिटी है तो बेसिक नेचर का फ्लक्स यूज करेंगे, और यदि बेसिक नेचर की इंप्योरिटी है तो क्या करेंगे, एसिडिक नेचर का फ्लक्स यूज करेंगे। तो फ्लक्स, स्लैग और इंप्योरिटी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? ना हुआ हो तो मुझसे एक बार बताइएगा फिर से। वी होप दैट ऑल ऑफ अस आर गॉट इट दिस वन। और इसमें किसी केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट का कोई बहुत योगदान नहीं रहा, एज आई थिंक। बताइएगा। इतना पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आफ्टर दैट वन जस्ट ऑल ऑफ अस गोइंग टू टॉक अबाउट एलॉय। आगे बढ़े। सर हाँ जी बोलिए। सर मेटलर्जी वर्ड यूज करें, इसका मतलब क्या है? मेटलर्जी, सर मेटलर्जी वर्ड यूज कर रहे हो, उसका मतलब क्या हुआ? चलो लिख देते हैं, मेटलर्जी का वर्ड लिख देते हैं। पहले हेडिंग हम डालते हैं मेटलर्जी हीरो के लिए, फिर आगे बात करेंगे। Shoots to the bit। तो आप डालिएगा हेडिंग मेटलर्जी क्या है। मेटलर्जी है भाई, हमें मेटल का एक्सट्रैक्शंस करना है। मेटल का एक्सट्रैक्शन कहाँ से कर रहे हैं हमें पता है, और से कर रहे हैं। तो उसमें हम यदि एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो आप बोलोगे कि क्या साइंस और टेक्नोलॉजी ही तो यूज करोगे। तो आप लिखोगे लिखिएगा एक्सट्रैक्शंस, ऐसे लिखोगे, इट इज, ऐसे लिखो, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस या टेक्नोलॉजी की वो ब्रांच, द ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी which are used for the extractions of metal from its ore is called metallurgy। बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर? कोई डाउट है तो बताइएगा। होप दैट ऑल ऑफ यू गॉट इट दिस वन। अच्छा अब हम बात करते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं एलॉय। आप सब एलॉय का डिफिनेशन जानते हैं कि एलॉय क्या होता है? हमारे 3-4 एलॉय दिए गए हैं। एलॉय हमने आपको पढ़ाया था ना, एलॉय क्या होता है। एलॉय को आप क्या लिखते हो, एलॉय को लिखते हो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, क्या लिखते हो, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ या तो मेटल एंड मेटल, मेटल एंड मेटल, मेटल एंड मेटल, या क्या बोलते हैं ORR, मेटल एंड नॉन मेटल। कभी भी नॉन मेटल एंड नॉन मेटल यूज नहीं करते। क्लियर?
कभी भी नॉन मेटल एंड नॉन मेटल नहीं यूज करते। ये काट दीजिएगा, आप सबको काट दें सर। हाँ, इसे काट दो। क्यों काटोगे भाई, ये तो नाम है ना, काटने ही पड़ेंगे। अच्छा ऐसा है, ऐसे ही काट देते हो आप? हाँ काट देते हैं। बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो हमें सर क्या सबके एलॉय याद करने पड़ेंगे? नहीं, 3-4 एलॉय आपके यहाँ पूछे गए हैं, जैसे लिख लेना। कुछ इंपॉर्टेंट एलॉय हैं जो आपसे पूछे गए हैं। एक तो मैंने बताया था आपको, 2 एलॉय के हमने नाम कहाँ बताए थे? एक हमने कहाँ बताया था? एक ब्राश बताया था, नहीं डी ब्लॉक में ब्राश बनाया था, और ब्रांज बताया था। ब्राश और ब्रांज, ब्रास और ब्रांज। एक्चुअली जब मैं आप जैसे था ना, तो मुझे बहुत डाउट होता था। हमें ये तो पता था दोनों में कॉपर है, और कॉपर के साथ एक में जिंक होता था। हमें जैसे याद किया था, मैं वैसे बता रहा हूँ। एक में जिंक होता था, एक में टिन होता था, और मैं ये भूल जाता था किसमें जिंक है किसमें टिन है ना। तो हमने जो याद रखा था, देखो हमने जो याद रखा था, कॉन्सेप्ट समझिएगा। ये जो ब्रांज हमने लिखा है ना, मुझे एक चीज बताइएगा, ब्रांज में जड़ है कि नहीं है? आप देखो, ब्रांज में जड़ है, BRON जड़ी, ऐसे ब्रांज में जड़ है कि नहीं है? तो यहाँ पे भी देखो जड़ आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे जड़ वाला मत लीजिएगा, टिन ले लीजिएगा, और यहाँ पे जड़ वाला ले लेना। तो ये दोनों में बार बार भूल जाता था, तो मैंने तो ऐसे याद रखा था, क्योंकि इतना तो पता ही हो जाता है ना पढ़ने पे कि अच्छा यही यही है। भूलता तो यही पार्ट है ना कि क्या था। क्लियर? दूसरा एक और यूज करते थे, ये दोनों बहुत पूछे जाते थे हमारे टाइम पे। एक होता था जर्मन में, जर्मन यार, जर्मन की टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है। आज भी जर्मन टेक्नोलॉजी की जो मशीनें वगैरह सब आती हैं, उनका कोई अभी भी किसी के पास कोई तोड़ नहीं। मतलब जर्मन की टेक्नोलॉजी पे आज भी लोग है ना बिलीव करते हैं। तो एक होता है जर्मन मेटल। तो जर्मन मेटल में होते थे कॉपर है के साथ जिंक है, और ये टिन है। देखो तीनों आ गए ये भी है। अच्छा जर्मन में तीनों आ जाएंगे? हाँ तीनों आ जाएंगे जर्मन में। अच्छा, तो गन मेटल भी यूज कर लिया जाए। एक गन मेटल, ये 4 आपके यहाँ पूछेंगे। गन मेटल में हमारे होते हैं कॉपर है, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे निकिल है, सॉरी ये निकिल है, 3 नहीं है। 3 हमारे आएंगे गन मेटल में, यहाँ निकल है, और यहाँ पे कॉपर है, जिंक है, और टिन है। बेटर है मैं उल्टा करके लिखता हूँ, ये गन मेटल पहले लिखता हूँ, जर्मन मेटल बाद में लिखूंगा, है ना, ताकि याद करने में आपको आसानी रहे, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो हमने इसके बाद मैं लिख दूंगा ब्रास और ब्रांज के बाद मैं लिखूंगा गन मेटल। तो गन मेटल में हम तीनों यूज कर लेंगे, कॉपर, जिंक प्लस टिन। इसके बाद हम लिखेंगे जर्मन मेटल, जर्मन मेटल। जर्मन मेटल में हमारे कौन आएंगे? कॉपर है, जिंक है, और टिन है। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? ना समझ में आया हो तो मुझसे पूछ लेना। ये तो याद करता था सर, याद करना था। Sir, बोलिएगा क्लियर? sir, gunmetal and German metal are both same. Sir, हाँ जी बोलिए। sir, gunmetal and German metal are both same. आप दोनों सेम लिख दिया। ये निकल है, निकल है, ठीक है। Yes. क्लियर? इतनी बातें क्लियर। अब हम इसके बात करते हैं कि हम कौन कौन से प्रोसेस यूज करते हैं मेटलर्जी में। भाई प्रोसेस यूज करेंगे ना, तो देखिए प्रोसेस यूज्ड इन मेटलर्जी। मेटलर्जी में हम कौन कौन से प्रोसेस यूज करेंगे? मेटलर्जी में हम कोई ना कोई तो प्रोसेस यूज करेंगे, तो कौन कौन से प्रोसेस यूज करेंगे मेटलर्जी? तो मेटलर्जी में जो हम प्रोसेस यूज करते हैं, पहला जो प्रोसेस है
यानी कि जैसे हमने कहीं से मुझे क्या मिले, हमें से कहीं मिला ओर, तो ओर को सबसे पहले क्या करते हैं, ओर को हम क्रश करते हैं। क्या करते हैं भाई, ओर किस फॉर्म में, बड़े बड़े चट्टानों के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। कभी आप लोगों ने सीमेंट फैक्ट्री देखी कि नहीं देखी, सीमेंट फैक्ट्री, या बड़े बड़े चट्टान पत्थर देखे नहीं, बड़े बड़े पत्थर, पहाड़ों वगैरह पे जाओ, बड़े बड़े पत्थर नहीं होते हैं, होते हैं। Yes, तो sir. उन पत्थरों को हम क्या करें, मुझे क्रश करना है। अच्छा, पत्थरों को क्रश करना है तो क्या मैं हाथ से तोड़ पाऊंगा? अरे कहोगे सर आप क्या, आप ही टूट जाओगे, कैसे तोड़ोगे? तो उसके लिए हम क्रशर यूज करेंगे ना भाई, कोई क्रशर। अब क्रशर कैसे होंगे भाई, बड़े बड़े जा क्रशर होंगे, मशीन यूज होगी, हाइड्रोलिक प्रेशर लगा के, ठीक है, मतलब हम नहीं कर सकते ना, मशीन कैरोचर करेगी। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। क्या यूज करूंगा, तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, उसे क्रश करेंगे। अब क्रशिंग में हम बताएंगे क्या क्या यूज आएगा, बट अभी ऐसा लिख लो, हम यूज क्या करेंगे उसे, क्रशिंग। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे मेरा पहला प्रोसेस क्या, क्रशिंग ऑफ हो, पहला प्रोसेस क्या, हम क्रश करेंगे। अच्छा, जब क्रश कर लेते हैं ना, कि क्रश कर लिया तो बिल्कुल वो चकनाचूर हो गया, अच्छा, मतलब बिल्कुल क्या हो, पाउडर फॉर्म में। अब पाउडर ठीक है, जैसा भी रहा है ना, उसकी माया है, कितना क्रश होता है। अब क्रश होने के बाद हम क्या करते हैं ना, क्रश होने के बाद तो भाई मिट्टी, उसमें मिट्टी है, सिलेसियस मटेरियल है। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लेना, जो इम्प्योरिटी हमारी होती है ना, इम्प्योरिटी कहाँ मैंने लिखा था स्टार्टिंग में, पॉइंट और लिख लेना। इम्प्योरिटी जो होती है ना, सिलेसियस नेचर की होती है। एक तो इम्प्योरिटी ये रहा, दूसरी चीज आप ऐसे भी लिख सकते हैं, गैंग या इम्प्योरिटी, जो इम्प्योरिटी होती है, इस इम्प्योरिटी में भाई ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे चूंकि पूछा गया है भाई, चूंकि हमने और कहां से लिया, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक तो गैंग वाला, मैट्रिक्स वाला, मेसोडिक, और ये नेचर बताया। एक नेचर ऐसे भी कह सकते हैं ना, ये पूछा गया है कि इम्प्योरिटी आर, भाई ये भी तो हो सकता है इन सिलेसियस नेचर। क्यों भाई, जब ये नेचर में पाया जा रहा है, तो नेचर में पाया जा रहा है तो मिट्टी वगैरह भी होंगे ना, शिलकान उसमें होगा कि नहीं होगा, तो सिलेसियस नेचर भी होगा। हाँ ठीक है, एसिडिक है, बेसिक है, सिलेसियस है, तो जहां से पाया जाएगा वो तो ऐसा रहेगा रहेगा। अच्छा, ये भी लिख लेना, लिख लो, कुछ करना नहीं है। इम्प्योरिटी आर आल्सो करके लिख लो, चलो ठीक है, खत्म है, क्यों इतना दिमाग लगाना, ठीक है। तो हमने सबसे पहले हम क्या करें, क्रश करेंगे। अब क्रश करने के बाद क्या करते हैं, जो क्रश में हमारे क्या है, ओर्स के अलावा अभी भी बहुत कुछ चीजें उसमें, जितनी भी चीजें हैं उन सबको हम क्या करेंगे, हटाएंगे। तो क्या कहते हैं, दूसरा जो प्रोसेस हम यूज करते हैं, ऐसे लिख लो भी, मैं समझा दूंगा, इसे कहते हैं कंसंट्रेशन करेंगे। ऐसे लिख लो भी, हम आगे समझाएंगे क्या। इसी कंसंट्रेशन प्रोसेस को बेनिफिकेशन भी कहते हैं, बेनिफिकेशन प्रोसेस भी कहें, या इसी को हम इनरिचमेंट ऑफ ओर भी कहते हैं। ये सब एक ही नाम है, इनरिचमेंट ऑफ ओर भी कहेंगे, ये सब एक ही नाम है। हाँ, तीसरी जो इसमें प्रोसेस हम आप करते हैं, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा जो हम प्रोसेस यूज करेंगे, हम आपको आगे समझाएंगे ये सब प्रोसेस क्या है। हम यूज करेंगे कैल्सिनेशन या रोस्टिंग। क्या यूज करेंगे, कैल्सिनेशन या, क्या यूज करेंगे, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग। चौथी जो मेरी प्रोसेस होती है, अभी मैं आगे पढ़ूंगा कैसे ये होता, अपने आप समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम यूज करेंगे रिडक्शन, रिडक्शन। और चौथी जो मेरी प्रोसेस है वो यूज करेंगे रिफाइनिंग। क्या यूज करेंगे, रिफाइनिंग। क्या यूज करेंगे, रिफाइनिंग। एक एक प्रोसेस हम पढ़ेंगे। तो ये मेरे 5 प्रोसेस यूज होने हैं पूरी मेटलर्जी में, दीज 5 प्रोसेस, यानी कि ऑल ऑफ यू कैन से लाइक दैट वन, मेटलर्जी में हमारे कितने, ये 5 प्रोसेस यूज होंगे। अब हम इनके बारे में एक एक पढ़ेंगे, इनके बारे में हम एक एक पढ़ेंगे। बातें क्लियर। तो पहली जो मेरी प्रोसेस, अच्छा क्लास मेरा कितने तक है, 12-15 तक है ना, 12-15 तक है Yes, ना। sir. चलो, तो पहली जो प्रोसेस आप लिखिए, क्रशिंग ऑफ ओर। पहला आप लिखिएगा क्रशिंग ऑफ ओर। अच्छा, ओर को आप क्रश करोगे, हाँ ओर को हम क्रश करेंगे। तो क्रशिंग ऑफ ओर की जो प्रोसेस है, क्रशिंग ऑफ ओर के लिए हम क्या, कुछ कुछ क्रशर यूज करेंगे। क्रशर, क्रशर कौन होगा, जो क्रश कर दे। तो क्रशर हमारा जो होगा भाई, क्या यूज करेंगे, क्रशर ही तो यूज करेंगे, नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, कुछ क्रशर। कैसे क्रशर, जैसे क्रशर का एग्जांपल लिख लो, जा क्रशर। जा मतलब जबड़ा, और क्रशर मतलब तोड़ना। अच्छा, जैसे हम खाना खाते हैं, तो खाने के लिए मेरा जा क्रशर कौन है, दांत है कि नहीं है भाई, जबड़ों के बीच में रखते हैं, है ना। और दांत मेरा क्या क्रशर का काम कर रहा है कि नहीं। तो क्या चट्टानों को भी हम दांत से तोड़ देंगे, अरे तोड़ना मत, नहीं पता लगा चट्टानों में दांत ही टूट गए, चट्टान तो नहीं टूटे, कभी यूज मत करना, पता लगा दांत ही नहीं रहा यार।
है ना, तो जा क्रशर होंगे, है ना, ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेशर वगैरह लगाएंगे, सब ठीक है, अच्छी चीजें हैं। अच्छा, तो क्या क्रशर के अलावा क्या क्रश से पहले हम कटर भी यूज कर सकते हैं? हाँ, अब मान लो ऐसा कुछ है कि जो काट सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी हर चीज को क्रशिंग ही करेंगे, जो क्रश नहीं होता उसे काट देंगे, तो काट देंगे तो क्या यूज करेंगे? कटर यूज करेंगे। अब वो बड़े बड़े कटर होंगे। अच्छा, तो क्या क्रशर के लिए मिल भी यूज कर सकते हैं? हाँ, क्रशर के लिए आप मिल भी यूज कर सकते हो, किसी ने रोका थोड़ी है। अब मिल वगैरह के नाम वगैरह आपसे नहीं इंपॉर्टेंट है, बट यूनिट ऑपरेशन में जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो सब पढ़ते हो, कई मिलें होती है, जैसे बाल मिल आती है, बाल मिल आते हैं, और हमारी एक मिल होती है, स्टैंप मिल होती है, ठीक है, ये सब मिलों के नाम है, बहुत ज्यादा इनसे परेशान नहीं होना है, ठीक है, ये पूछे भी नहीं जाएंगे, बट ठीक है तो पता होना चाहिए। तो हमारे पास क्या था कि जो बड़े बड़ी चट्टानें थी या बड़े बड़े लंप से थे, उन्हें हमने कट कर दिया या क्रश कर दिया। क्लियर? मेरी बातें समझ में आई कि नहीं? मतलब वो बड़ी बड़ी चट्टानें थी और क्रशर थी, उसको क्या कर दिया? क्रश कर दिया गया। तो क्रश कर दिया गया। हाँ, अच्छा, तो क्रश कर दिया गया तो क्या हुआ? क्रश करने से ये हुआ कि अब हमारे पास क्या थे उसमें, जो ओर, भाई ओर में ही मेटल थे कि नहीं थे? मतलब आप कहोगे सरफेस एरिया वगैरह बढ़ा दिए। सर आप यही करना चाह रहे हो साइंटिफिक में, साफ साफ ये बोलो आप। मैंने कहा अच्छा हाँ, यही करना चाह रहे हैं आप, जो कह रहे हैं सही है। तो आप क्रश कर लिए, तो अब क्या करोगे प्रभु? इन्होंने कहा नहीं नहीं, अब हम कंसंट्रेशन करेंगे। दूसरी मेरी प्रोसेस है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि अब हमारे पास क्या था? देखो, हमारे पास क्या था? ओर था। ओर में हमारे पास क्या थी? इम्प्योरिटी थी। दोनों प्रेजेंट थे। तो हम क्या कह रहे हैं, ये जो इम्प्योरिटी है इसको हम कम करना चाह रहे हैं, इसे हम क्या करना चाह रहे हैं? लेस। यानी कि हम क्या करना चाह रहे हैं? हम इम्प्योरिटी को रिड्यूस करना चाहते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, इम्प्योरिटी को मैं रिड्यूस करूं तो ओर का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? हमने क्या इम्प्योरिटी को रिड्यूस किया, तो बताओ ओर कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? तो आप क्या कहोगे, ओर का कंसंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा हो गया कि नहीं होगा? अच्छा सर, ओर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया। अच्छा बताओ, ओर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया तो हम घाटे का सौदा रहा या हमारे लिए मुनाफे का सौदा रहा? मुनाफा। मुनाफा रहा। तो मुनाफा रहा तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? बेनिफिकेशन भी कहते हैं। ये हमने लिखा था कि नहीं लिखा था? मुझे आप बताइएगा, क्या हमने बेनिफिकेशन लिखा था कि नहीं लिखा था? हाँ, लिखा तो था सर। अच्छा, बेनिफिकेशन बेनिफिटेड वर्ड से लिया गया। हाँ, अच्छा बताओ, और भाई और के फॉर्म में आपने क्या किया? धनी कर दिया कि नहीं कर दिया? तो इसीलिए इसे क्या इनरिचमेंट भी कहते हैं। इनरिचमेंट ऑफ, समझ में आया? ये वर्ड क्यों यूज किया गया था? अच्छा सर, बहुत बढ़िया। तो इसे करेंगे कैसे? करने के लिए भी बताएंगे। हमने तो वर्ड बताया कि ये जो यूज करते हैं, भाई कंसंट्रेशन के बगल में बेनिफिकेशन भी साइड में लिख देते हैं, इनरिचमेंट भी लिख देते हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये क्या कर रहे हो आप, रुक ही नहीं रहे हो लिखने के नाम पे। तो क्लियर इतना? अच्छा, इतना क्लियर हुआ? कंसंट्रेशन दोबारा बताइए। अरे कुछ नहीं, नाम है यार। भाई जैसे हमारे पास क्या था, हमने इम्प्योरिटी कम कर दिया, तो इम्प्योरिटी कम कर दिया तो और क्या हुआ? कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? ऐसे समझो आप। ये नाम है तो हमने, है ना, जबरदस्ती के समझा रहे हैं इसे। देखो जैसे हमारे पास क्या था, जैसे ऐसे हमारे पास थे, इसमें हमारे पास क्या था? और था और इम्प्योरिटी था। ये ऊपर हमने लिख रखा है, और था और कौन था? इम्प्योरिटी था। और इम्प्योरिटी था कि नहीं इसमें? आपने कहा इम्प्योरिटी को कम कर दिया, तो इम्प्योरिटी को कम कर दिया तो और का कंसंट्रेशन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? भाई और को तो आपने कम कर दिया तो इम्प्योरिटी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो सर इम्प्योरिटी को आपने कम कर दिया तो और बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो और को बढ़ गया, तो इसीलिए कंसंट्रेशन प्रोसेस हमने कहा। अब हमने क्या किया, और के टर्म्स में हम क्या हुए? बेनिफिटेड रहे, घाट मुनाफे का सौदा रहा, तो बेनिफिकेशन हमने कह दिया। और का हमने क्या कर दिया? और के टर्म्स में कंसंट्रेट होने की निरीक्षित कर रहे हैं। क्लियर? अब कंसंट्रेशन जो करते हैं ना, इसमें कौन कौन सी मेरी प्रोसेस यूज होती है ना, वो समझ में आया कि नहीं? रीति बताना। ये तो नाम है सिर्फ उनके। जैसे मैं पूछूं आपका नाम, मान लीजिए किसी का नाम अमित है, तो अमित को भी कई लोग, कुछ लोग अमी बोलेंगे और कुछ लोग क्या बोलेंगे? अमू बोलेंगे, कुछ और ऐसे। तो ये सब निक नेम हुए कि नहीं हुए? मेन नाम तो इनका अमित रहा है ना, कंसंट्रेशन मेन नाम था, बाकी ठीक है। अब आप कहोगे सर हमारा कोई नाम नहीं है, हमारा तो एक ही नाम है। तो आप कहते एक ही नाम है, यानी कि लोग बचपन में आपसे कम प्यार करते थे।
आप घर में देखोगे जिसके जितने सदस्य, मान लो किसी का घर है, उसके पेरेंट्स के अलावा दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, और 3-4 चाचा चाची हैं, तो नाम ही नहीं डिसाइड हो पाता कि क्या नाम है। कोई कुछ बोले पड़ा है, कोई कुछ बोले पड़ा है। अल्टीमेटली लड़का ही कंफ्यूज हो जाता है कि भैया मेरा नाम क्या है। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? बोलो क्रिस, सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? तो ऐसे ये भी नाम है, सब नाम वगैरह लिख देते हैं, सब बढ़िया लगता है ऐसे। अब उनसे पूछोगे आप क्यों हमारे इस नाम से बुला रहे हो, तो भाई उनका प्यार है, वो कहते हैं, क्या करोगे आप। अब जो बच्चे भाई जैसे सिर्फ पेरेंट्स के साथ ही मतलब पेरेंट्स के साथ ही रह रहे हैं, तो उनके कोई नाम नहीं होते, उनका एक ही नाम होता है ना। चलो अब हम आते हैं जो कंसंट्रेशन मेरा होता है ना, कंसंट्रेशन हम दो तरीके करते हैं। कंसंट्रेशन में जो हमारे मेथड यूज होते हैं ना, दो टाइप के मेथड यूज होते हैं। एक हमारा फिजिकल है और एक अपना कौन सा है, केमिकल है। एक फिजिकल है कि केमिकल है। फिजिकल में हमारे 3 प्रोसेस है। पहला मेरा प्रोसेस है हाइड्रोलिक वॉशिंग। क्या है हाइड्रोलिक? क्या हाइड्रोलिक वॉशिंग। दूसरा इसमें से आता है हाइड्रोलिक वॉशिंग के बाद हाइड्रोलिक वॉशिंग, जैसे ग्रेविटी सेपरेशन भी कहते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। इसे हम ग्रेविटी सेपरेशन भी कहते हैं। जैसे नाम है बिल्कुल ऐसे ही हैं, बट सिर्फ आप लिखते जाइएगा। दूसरा मेरा मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या है? मैग्नेटिक सेपरेशन। दूसरा मेरा क्या है? मैग्नेटिक सेपरेशन, है ना। तीसरा मेरा फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। अभी एक एक हम डिस्कस करेंगे। तो 3 मेरे ये फिजिकल के प्रोसेस है, और केमिकल का प्रोसेस सिर्फ एक है। केमिकल प्रोसेस में, केमिकल प्रोसेस में हमारे सिर्फ एक आते हैं, और उनका नाम क्या है? उनका नाम है लीचिंग। सिर्फ एक प्रोसेस है, क्या है? लीचिंग। क्या है? लीचिंग। लीची नहीं है, लीची नहीं है, लीचिंग है। नहीं, आप लीची लिख लो, लीची का सीजन चला गया। अच्छा, क्लियर। तो पहला फिजिकल प्रोसेस हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक वॉशिंग। पहला हम क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोलिक वॉशिंग। पहला क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या है? अच्छा मुझे बताओ, जैसे आप अपने गाड़ी से हो और उस गाड़ी पे धूल वगैरह लग जाए, तो पानी से साफ करते हो कि नहीं? या आपने पानी से, सोचो आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसने गेहूं, गेहूं जानते हो कि नहीं जानते हो यार? ऐसे सोचो, गेहूं जानते हो कि नहीं जानते हो? गेहूं, आटे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गेहूं की बात कर रहा हूं। नहीं। Yes. अच्छा गेहूं, अच्छा आप लोगों में से किसी ने, पता नहीं आप सबने देखा है कि नहीं देखा, हमने तो बचपन में बहुत देखा था। गेहूं में मान लो मिट्टी वगैरह हो, अब इतनी मिट्टी ना हो कि गेहूं कम हो, मिट्टी ही हो, बस मिट्टी वगैरह है। तो मिट्टी वगैरह उन्हें हमें क्या करूं, मुझे पानी में भिगो देते हैं कि नहीं भिगोगे? अच्छा पानी में भिगो तो क्या होता है? गेहूं पड़ा रहेगा और मिट्टी बह जाता है कि नहीं बह जाता? भाई हमारे पास मान Yes. ले नहीं आप बहने का मतलब, ठीक है डिजॉल्व होके बह जाता है। हमारे पास से गेहूं है, और उस गेहूं को आपने देखा होगा, जब घर पे कभी भी आटा बनाते हैं, बनवाना होता है ना, तो पहले गेहूं को धुलते हैं पानी में, और पानी में धुलने के बाद क्या करते हैं, तो मिट्टी वगैरह जितने से सब बह जाते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, तो गेहूं मिट्टी में ही होता ही है, तो मिट्टी तो रहेगा ही रहेगा, तो मिट्टी वगैरह बह जाता है, फिर उसे सुखाते हैं, और सुखाने के बाद फिर उसे जो है ग्राइंडर में डालते हैं, या ग्राइंडिंग के लिए ले जाते हैं, या पिसाने के लिए ले जाते हैं। यानी कि अच्छा, तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट गेहूं वाला यूज करेंगे। हाँ, कैसे गेहूं का कॉन्सेप्ट कहाँ गया? देखो हाइड्रोलिक वॉशिंग में करते क्या है, बड़ा आसान सा पार्ट है। हमने क्या किया, देखो हमने लिया क्या, देखो इधर समझो, हमने ऐसे लिया, ऐसे सिंबॉलिक डायग्राम है। हमने जिसे हाइड्रोलिक वॉशिंग करनी थी, देखो उसको हमने इसमें फिल कर दिया। ये थोड़ा सा मैंने ज्यादा ही वो बना दिया, और बढ़िया सा बनाता हूं। ये हमने लिया, एक मिनट, ये भी हमने बहुत सही नहीं बनाया। आप बनाते नहीं हो, सही कह रहे हो सर, सही नहीं बनाया। ये देखो हमने बनाया, और यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े बैफल्स लगा दिए। बैफल्स ऐसे लगाते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास इम्प्योरिटी था,
और इम्प्योरिटी के साथ में यहाँ पे हमारे पास क्या था, ओर था हमारा, और ओर कैसा था, क्रस्ट ओर था। कैसा ओर था, क्रस्ट ओर था। तो इम्प्योरिटी भी क्रस्ट थी, हाँ ओर था। ये दोनों हमारे क्या थे, क्रस्ट थे कि नहीं, क्रस्ट, इम्प्योरिटी एंड ओर। हमारे पास क्या थे, क्रस्ट, इम्प्योरिटी प्लस ओर थे। अब आपने क्या किया इसमें से, मान लो अब आपने क्या किया इसमें से, अच्छा इसमें इम्प्योरिटी भी थी, हाँ इम्प्योरिटी भी ऐसे ही थी। तो आपने क्या किया, इस पे क्या डाला, हाई प्रेशर से वाटर डाला। क्या आपने डाला, है ना, आपने क्या, वाटर, इसमें आपने क्या ऐड किया, वाटर विथ हाई प्रेशर। अच्छा हाई प्रेशर का मतलब हाइड्रोलिक प्रेशर, हाँ तभी नाम ही है हाइड्रोलिक वॉशिंग, है ना। तो इसमें से डालोगे तो टर्बुलेंस यहाँ पे प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, अच्छा टर्बुलेंस प्रोड्यूस होगा। तो टर्बुलेंस जो प्रोड्यूस होगा तो होता क्या है, होता क्या है, जो हमारी इम्प्योरिटी है वो लाइटर होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे ऐसे रह जाएगा आपका ऐसे, और इम्प्योरिटी जो थी वो क्या होगी, यहाँ से इम्प्योरिटी विल वाश अबे विथ वाटर। मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इम्प्योरिटी आर मोर soluble in water। क्लियर। तो हमारे पास भाई ये क्या बचे, ये सब बचे हमारे पास, ये क्या थे, और बचे। ये हमारे होंगे क्या, ये सब क्या होंगे, ये सब हमारे क्या होंगे, और होंगे कि नहीं होंगे। तो पहला मेरा ये तरीका रहा फिजिकल मेथड वॉशिंग का, हाइड्रोलिक वॉशिंग। दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ द फिजिकल प्रोसेस, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज अवर हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो दूसरे वर्ड में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाइड्रोलिक वॉशिंग्स आर यूज्ड फॉर रिमूविंग द सिलिशियस impurity and the principles of that one is based on gravity। मैंने लिखा प्रिंसिपल, तो इसका प्रिंसिपल किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी सेपरेशन पे। ग्रेविटी सेपरेशंस पे। दूसरा हमने क्या लिखा, दूसरा हमने क्या लिखा, प्रिंसिपल क्या है, ग्रेविटी सेपरेशंस पे। और हमने क्या लिखा, अच्छा इतनी चीजें क्लियर हुई। दिस इज यूज्ड, इट इज, दिस प्रोसेस इज यूज्ड, या इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू रिमूविंग द सिलेसियस, सिलेसियस अर्थी नेचर, मतलब ऐसे सिलिका जो अर्थ में प्रेजेंट थे। तो दे आर यूज्ड फॉर रिमूविंग द अर्थी, अर्थी मतलब अर्थ से रिलेटेड है, सिलेसियस अर्थी, सिलेसियस, सिलेसियस नेचर इम्प्योरिटी। क्लियर। पहला क्लियर। एग्जाम्पल जैसे, ठीक है एग्जाम्पल में एक कोई लिख लो, एग्जाम्पल जैसे लोग कार्बोनेटेड जो और थे, कौन थे हमारे कार्बोनेट वाले और थे, है ना, कार्बोनेट और थे। इसके बाद हम बात करते हैं आफ्टर दैट वन, जो सालाफस गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर वन इज योर मैग्नेटिक सेपरेशंस। किसकी हम बात करेंगे, Sir, can you show last slide? So can you scroll down?
डन। क्लियर? यस। नेक्स्ट लिखिएगा मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन ये भी फिजिकल प्रोसेस का पार्ट है। कौन सा है? मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन। तो मैग्नेटिक सेपरेशन से हमारे आते हैं, समझ में आता है कि ऐसे और होंगे जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, है ना। इसमें क्या होगी, इसका प्रिंसिपल्स क्या है, प्रिंसिपल इसका क्या है, या मैं, है ना, प्रिंसिपल्स इसका क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल्स आप लिखोगे मैग्नेटिक, ऐसे और यूज करेंगे, और प्रिंसिपल्स क्या है, प्रिंसिपल लिखोगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल क्या लिखोगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्या लिखोगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अच्छा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में और कौन से आएंगे, जैसे देखो आपने पढ़ा, क्रोमाइट पढ़ा था, क्रोमाइट और, क्रोमाइट और हमने कहाँ पढ़ा था, डी ब्लॉक में। अच्छा, ये वही वाला क्रोमाइट है सर जो K2Cr2 जिससे बनाते थे, हाँ वही वाला है। तो क्रोमाइट और क्या था, आपको याद आया होगा, FeOCr2O3। नहीं सर वहां पे ऐसे नहीं लिखते थे, हमें याद है क्या था आपने, तो आप ऐसे लिखते थे, ऐसे नहीं लिखते, FeCr2O4 था कि नहीं था, अच्छा यही वाला था, ये भी था। हाँ, पायरालुसाइट एक था, क्या था, पायरालुसाइट कहाँ था सर, MnO2। अच्छा, KMnO4 जिसे बनाते थे, हाँ KMnO4 बनाते थे। और कौन से हमारे, एक अल्फ्रामाइट है, अल्फ्रामाइट, हाँ अल्फ्रामाइट हमारा क्या, FeWO2, क्या है, FeWO2 अल्फ्रामाइट है। तो ये वाले हमारे क्या होंगे, ये हम यूज करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशंस के द्वारा, हटाएंगे, हाँ मैग्नेटिक सेपरेशंस के द्वारा हटाएंगे। चलिए, तो क्या सर इसका आप कुछ बना सकते हो, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिंबॉलिक इंस्ट्रूमेंटेशन टाइप का डायग्राम, हाँ बना दे देंगे, उसमें क्या करना है। होता क्या है, देखो हमारे पास जैसे मान लीजिए हमने ऐसे लिखा, इतना समझ में आया कि नहीं आया, हमने दो बड़े बड़े, दो छोटा चक्का, एक बड़ा चक्का, छोटा चक्का बड़ा चक्का, और दोनों चक्के को आपने जोड़ा किससे, बेल्ट से, एक छोटा चक्का एक बड़ा चक्का, जोड़ा कुछ नहीं आपने बेल्ट से। बेल्ट को क्या कहते हैं, बेल्ट को क्या कहते हैं, कन्वेयर्स कहते हैं ना, कन्वेयर्स बेल्ट कहते हैं, ये तो नाम है। और जो छोटा चक्का है ना, इस छोटे चक्कर में क्या होगी, क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इसमें क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अच्छा ऐसा है, तो बड़े वाले बेल्ट पे आपने, बड़े वाले बेल्ट पे हमने, कोई बड़े वाले बेल्ट पे देखो हमने लगा रखा हुपर, और इस हुपर से हम क्या, जिस सब्सटेंस को हमें प्यूरिफाई करना है, मतलब सेपरेट करना है, इसे हम यहाँ से धीरे धीरे गिराएंगे इस पे। अच्छा ऐसे गिराओगे, हाँ ऐसे गिराएंगे, तो ऐसे गिराओ आप, ऐसे तो इधर से गिरे, ऐसे देखो ये गिराना बढ़िया से। इसे हम क्या कहते हैं, ये तो मेरा क्या रहा, और रहा, और के साथ क्या रहा, हमारा इम्प्योरिटी रहा, और के साथ क्या रहा, इम्प्योरिटी रहा, है ना। इसे कहते क्या है फिर, इसको इसको कहते हैं हुपर, नाम सुना है हुपर, कूपर, कूपर नहीं हुपर यार, हुपर। अच्छा तो होगा क्या, इससे गिरेगा, तो इससे गिरेगा तो इस बेल्ट से होता हुआ आएगा, ऐसे इस बेल्ट से अपना देखो लहराते हुए ऐसे आएगा, तो होगा क्या, ये मैग्नेटिक नेचर का, तो यहाँ पे लगा दोगे स्क्रैपर, स्क्रैपर का मतलब क्या, स्क्रैपर क्या होता है सर, अरे स्क्रैपर कुछ नहीं होता यार, मतलब ये क्या है, इसे जो जा रहा होगा इसे कहो जाओ मत, यहीं पे सबको गिरा देगा। तो इसमें से होता है क्या है, जब आप ये उल्टा बना दिया स्क्रैपर, ऐसे बनाते हैं स्क्रैपर, कैसे भी बना दो, कुछ सिंबॉलिक डायग्राम, इससे कुछ बहुत लेना देना नहीं है। तो क्या होगा सर इसके बाद में, अब देखोगे आपको पता है डियर कि इसमें मैग्नेटिक नेचर का, यहाँ पे दो टाइप के हीप, हीप मतलब समझते हैं, ढेर बन जाएंगे, एक ऐसे ढेर बनेगा और एक ढेर ऐसे बनेगा। और आपने क्या कहा था, आपने कहा था कि जो आपका ओर है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैं नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे थे, हमने तो कुछ बोला ही नहीं, आप कह रहे थे ओर में कैसी प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, कैसी प्रॉपर्टी है डियर, ओर में कैसे प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अच्छा, तो इम्प्योरिटी में क्या है भाई, इम्प्योरिटी हमारी नॉन मैग्नेटिक नेचर होगी,
नॉन मैग्नेटिक इन नेचर, नॉन मैग्नेटिक इन नेचर। अच्छा, इम्प्योरिटी हमारी नॉन मैग्नेटिक नेचर की, हाँ नॉन मैग्नेटिक नेचर की, तो होगा क्या, यानी कि जो मैग्नेटिक नेचर का सब्सटेंस होगा कहाँ जाएगा, ये में आपका ओर हो जाएगा और ये आपकी क्या हो जाएगी, इम्प्योरिटी। तो आपको दो ढेर बन गए। आपके काम का ढेर कौन सा है, काम का क्या है, ये हीप है ना, हीप, हीप। कभी भी आपने पता नहीं, कभी भी आप जाओ आटा जब आप पिसाते हो तो आटे में हीप ऐसे बन जाता है ऐसे। तो आपने सेपरेट कर लिया कि नहीं सेपरेट कर लिया, अच्छा सेपरेट कर लिए सर, बोलो सेपरेट किया कि नहीं किया, अच्छा सेपरेट कर लेंगे, क्लियर। अब थर्ड मेरा प्रोसेस आता है फ्रोथ फ्लोटेशन। वी होप दैट ऑल ऑफ यू गॉट इट अप टू हियर। अब हम बात करेंगे, थर्ड वन करेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस की। नाउ नेक्स्ट वन ऑल ऑफ अस इज गोइंग टू, मेरा थर्ड जो फिजिकल प्रोसेस था वो कौन है, फ्रोथ। अच्छा, आप लोगों ने फ्रोथ देखा है कि नहीं देखा है, फ्रोथ, हाँ फ्रोथ देखा है कि नहीं आप, हाँ सर कपड़े साफ करते हैं तो झाग आता है, अच्छा झाग को फ्रोथ कहते हैं, हाँ उसी को फ्रोथ कहते हैं, अच्छा उसे ही फ्रोथ कहते हैं, हाँ उसे ही फ्रोथ कहते हैं। तो पहली चीज, अच्छा आपने कभी मुझे एक चीज बताना, आप लोगों ने कभी आमलेट बनते हुए देखा है कि नहीं देखा, आमलेट, आमलेट अंडे की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि सल्फर होता है, मैं इसलिए बात करने चाह रहा हूँ, उसी की बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल आती है, जिसे कहते हैं ना अंडे बदबू करते हैं। अंडे को आप पानी में डाल दो और फिर फेंक दो तो बर्तन कई दिनों तक बदबू करता है, उसमें से आप पानी नहीं पी सकते। कभी भी अंडे जिस बर्तन में बनाते हैं ना, उसमें पानी डाल के फेंक दो, और फेंकने के बाद वो जो ग्लास होगा ना, या जो भी वो कंटेनर यूज करोगे आप, वो बहुत बदबू करता है यार, वो जो बदबू स्मेल आती है ना, बैड स्मेल, वो बैड स्मेल सल्फर की होती है। तो आप कभी भी, है ना, यानी कि सल्फर जो कंटेनिंग सब्सटेंस है ना, ये उनके लिए यूज होगा, वही बढ़िया फ्रोथ बनाते हैं। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैंने अंडे से रिलेट क्यों किया, हमने कहा फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज्ड फॉर सल्फर कंटेनिंग और, ये हमारे किसके लिए, ये हमारे कैसे सल्फर कंटेनिंग मतलब सल्फाइड कंटेनिंग और, अच्छा सल्फाइड कंटेनिंग और में जैसे कैसे आएंगे, जैसे हमने मैं CuFeS2 लिखूं, हमने आपसे PbS लिखा, हमने आपसे, मेरी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, हमने आपसे ZnS लिखा, ये सब सल्फाइड कंटेनिंग और है कि नहीं, तो ये वाले यही वाले हैं, है ना। तो इसमें से करते कैसे हो सर, प्रिंसिपल क्या है, कुछ ना कुछ तो इसका प्रिंसिपल्स होगा, हाँ इसका जो प्रिंसिपल्स होता है ना, ये होता है ये मेरा होता है बेटिंग प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, इसका प्रिंसिपल्स क्या है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स की बात करूं, इसका प्रिंसिपल्स क्या है, बेटिंग प्रॉपर्टी है, क्या है प्रिंसिपल्स इसका, डिफरेंस इन द बेटिंग प्रॉपर्टी, डिफरेंस इन बेटिंग प्रॉपर्टी, किस पे, बेटिंग प्रॉपर्टी, बेटिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या रहा, हम समझ नहीं पाए सर, ये बेटिंग का मतलब क्या है। बेटिंग का कहने का मेरा मतलब ये है ना, कि जो आपका ओर होगा, भाई आपके पास दो चीजें थे, ओर थी और इम्प्योरिटी थी, दो चीजें थी कि नहीं थी, है ना। तो ओर का जो नेचर होता है, ओर का जो नेचर है, ओर जो मेरा लिपोफिलिक है, क्या है, लिपोफिलिक है, जबकि इम्प्योरिटी जो मेरी है हाइड्रोफिलिक है। तो और यदि मेरा लिपोफिलिक है तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये मैं बोलूंगा पोलर सॉल्वेंट में,
या मैं बोलूंगा क्या, मोर बेटेड बाई लिपोफिलिक नेचर सॉल्वेंट। अच्छा, जबकि हाइड्रोफिलिक, यानी कि हाइड्रोफिलिक मतलब इम्प्योरिटी क्या होगा, हाइड्रोफिलिक नेचर से, है ना क्या। तो हाइड्रोफिलिक नेचर का मतलब क्या होगा, मोर बेटेड बेट मतलब गीला होना, मोर बेटेड बाई, है ना, लायोफिलिक नेचर, या हाइड्रो लिख देता हूं, हाइड्रोफिलिक नेचर सॉल्वेंट। इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई मुझे बताओ। हाँ सर, क्लियर हो गया। हाइड्रोफिलिक नेचर का मतलब यानी कि ये ऑयल में, सॉरी वाटर में, किसमें डिजॉल्व होंगे, वाटर में, किसमें डिजॉल्व होंगे, वाटर में। तो जबकि ये किसमें डिजॉल्व होंगे, हमारे डिजॉल्व होंगे ऑयल में। क्या इतनी बातें समझ में आई कि नहीं। अच्छा, वॉशिंग होता कैसे है अभी आपको बताते हैं, पहले से लिख लीजिएगा, इसे आप लिख लेना, फिर हम बताते हैं ये कैसे होता है। लिख लिया आप सबने। अब इसे में एक्सप्लेन करते हैं कि बेसिकली ये होता कैसे। तो देखो हमने लिया क्या, कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। हमने लिया एक कंटेनर अपना बढ़िया सा। अच्छा, कंटेनर आप ले लिया, हाँ आपने कंटेनर ले लिया। तो कंटेनर में आप क्या करोगे, कंटेनर में हमने क्या किया, समझिएगा, अभी समझ में आएगा, सिर्फ लिखते हैं पहले। देखो हमने एक बनाया एक पैडल। तो पैडल बनाओगे सर, किस लिए पैडल बनाओगे, अभी समझ में आ जाओगे पैडल क्यों बनाएंगे। हमने बनाया एक पैडल, पैडल मतलब पहिया टाइप का। देखो ऐसे बना दिया पहिया टाइप का, जब पहिया बना दिया सर आपने, अरे क्या क्या बनाते रहते हो सर, पहिया भी बनाते हो। पहिया कुछ ज्यादा बड़ा बन गया और ज्यादा भयंकर पहिया बन गया, सीधा सा बनाते। पैडल बढ़िया नहीं बना यार, बढ़िया पैडल बनाओगे, पैडल से क्या लेना है, यानी फिर भी थोड़ा सा तो बढ़िया बनाओ, बढ़िया लगे। नहीं लेना है यही कह के आप बनाते ही नहीं है, हमें दुखी कर देते हैं आप। अच्छा रुक जाओ, बनाते हैं पैडल, और बढ़िया पैडल। अब इससे बढ़िया नहीं बना पाऊंगा मैं, जितना बढ़िया पैडल बनाओगे। अब मान लेना पैडल है। अच्छा, इस पैडल में क्या यहां से पास क्या करते हैं, कंप्रेस्ड एयर। क्या पास करते हैं, कंप्रेस्ड एयर। अरे तो सर कंप्रेस्ड एयर पास करोगे तो यहाँ तो बंद आपने पैडल कर रखा है, तो पास कैसे होगा। तो इसमें हम छोटे छोटे से क्या कर देते हैं, होल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, होल कर देते हैं। अच्छा होल कर दोगे, हाँ तो होल कर दोगे तो यहाँ से सर ये गैस निकलेगी यार बड़ी टर्बुलेंस के साथ, तो बड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। हाँ करने दो, बढ़िया है, हम यही तो चाहते हैं डिस्टरबेंस क्रिएट हो। अच्छा तो फिर क्या होगा, डिस्टरबेंस क्रिएट कराओगे आप। हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि ये जो है ना, इसमें हम यूज क्या करें, और पैडल से हवा निकल रहा है बहुत तेजी प्रेशर से, बहुत तेजी प्रेशर से आ रहा है, तनातन तनातन, बिल्कुल है ना, जैसे फब्बारे निकलते हैं। अच्छा हवा का फब्बारा, हाँ हवा का फब्बारा। तो इसमें आपने क्या रख रहा है, इसमें आपने रखा हुआ है, इसमें ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या ओर है, और ओर के साथ साथ और क्या होगा, इम्प्योरिटी भी होगा। हाँ बिल्कुल इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी को क्या थे, गैंग थे, हाँ गैंग थे, गैंग को हम क्या कहते थे, मैट्रिक्स कहते थे, हाँ मैट्रिक्स कहते थे। अच्छा है ना, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बातें समझ। तो ये हमारे ओर और इम्प्योरिटी जो है, ओर और इम्प्योरिटी है,
तो ये क्या बनाएगा भाई, टर्बुलेंस प्रोड्यूस होगा, तो टर्बुलेंस प्रोड्यूस होगा तो फ्रोथ नहीं बनेगा। अब मुझे एक चीज बताओ यार, आपने कभी बकेट में डिटर्जेंट को भिगोया है कि नहीं भिगोया है? सॉरी, कभी भी बकेट में पानी लेके उसमें डिटर्जेंट डाला है कि नहीं डाला, पहले मुझे ये बताओ। आप कहोगे हम तो सर वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुलते हैं तो हम कपड़े डाल देते हैं डिटर्जेंट, हम कुछ करते ही नहीं। नहीं, बट कुछ तो ऐसा है जो बिना वॉशिंग मशीन के भी आपने धुला हो, कुछ बकेट में धुला है कि नहीं धुला है? कि सब वॉशिंग मशीन में ही सब धुलते हो आप सब? चल बोलो जी, धुला है। तो जब आपने धुला होगा तो क्या होगा, हाथ से ऐसे आपने देखा होगा, शायद आप सबको पता होगा कि जब हम डिटर्जेंट डालते हैं तो डिटर्जेंट डालने के बाद में क्या करते हैं, झाग लाने के लिए हाथ से ऐसे ऐसे करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते हो आप सब? करते हैं। बोलना जो है संजीव एंड अनन्या, आर यू गॉट इट दिस वन व्हाट आई एम सेइंग? मींस ऑल ऑफ Yes, यू sir. आर प्रोड्यूसिंग द व्हाट, टर्बुलेंस। द मीनिंग ऑफ दैट इज व्हाट, यू आर प्रोड्यूसिंग द शियरिंग फोर्स। तो टर्बुलेंस जितना ज्यादा बढ़िया टर्बुलेंस उतना बढ़िया झाग। अच्छा, तो ईयर सर, एयर जो है हमारा यहाँ पे क्या झाग प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं? हाँ। तो झाग बन गया तो क्या, तो ये क्या करेगा भाई, ये क्या बनाएगा? आप कहोगे क्या बनाएगा? ये बनाएगा फ्रोथ। भाई जब आपने पूरी कहानी हुई तो बनाएगा क्या? फ्रोथ। अच्छा, जब फ्रोथ बन गया तो अब होता क्या है, जब फ्रोथ ये बन गया तो फ्रोथ में हमारे जो होते हैं, हम चाहते हैं कि फ्रोथ हमारा स्टेबल हो, फ्रोथ क्या हो, स्टेबल हो। तो और इम्प्योरिटी के साथ में दो चीजें और हम ऐड करते हैं। एक तो हमारी उद्देश्य होता है ज्यादा फ्रोथ बने, और जो फ्रोथ बने वो क्या हो, स्टेबलाइज हो। मेरी बात समझ पाई कि नहीं? तो इसमें से हम फ्रोथ में क्या डालते हैं, दो चीजें हम और डालते हैं। एक डालते हैं फ्रोथ कलेक्टर, फ्रोथ कलेक्टर, और दूसरा डालते हैं फ्रोथ स्टेबलाइजर, फ्रोथ स्टेबलाइजर। यानी कि फ्रोथ कलेक्टर क्या है, फ्रोथ कलेक्टर फ्रोथ बनाएगा, और फ्रोथ स्टेबलाइजर बनने के बाद उस झाग को यानी कि उस बुलबुले को टूटने नहीं देगा। तो हमने क्या इसमें और क्या यूज करते हैं, हमने यूज किया फ्रोथ स्टेबलाइजर। तो फ्रोथ स्टेबलाइजर के रूप में जो हमारा यूज होता है वो यूज होता है क्रिशाल। क्रिशाल क्या यूज होता है, क्रिशाल क्या यूज होता है, क्रिशाल। एक और आपके यहाँ दिया एनिलीन भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एनिलीन। क्या यूज करते हैं, क्रिशाल और एनिलीन। ये क्या करता है, जो फ्रोथ बन गया उस फ्रोथ को टूटने नहीं देता। अच्छा, तो फ्रोथ स्टेबलाइजर भी क्या नाम है, फ्रोथ कलेक्टर भी यूज होगा। फ्रोथ कलेक्टर क्या है, फ्रोथ बनाने में हेल्प करता है। तो फ्रोथ कलेक्टर के लिए जो यूज करते हैं पाइन ऑयल। पाइन ऑयल के साथ पाइन ऑयल या फैटी एसिड भी यूज कर सकते हो। पाइन ऑयल यूज करो या क्या यूज करो, फैटी एसिड्स, या फैटी एसिड के साथ आप क्या यूज करो, एक और यूज करते हैं हम जैंथेट यूज करते हैं। जैंथेट भी हमारा सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होता है। और जैंथेट का एक एग्जांपल आपसे पूछा गया, जैंथेट का एग्जांपल पूछा गया है। जैंथेट का जो एक एग्जांपल आपसे पूछा गया है वो क्या है, पोटेशियम इथाइल, पोटेशियम इथाइल जैंथेट। क्लियर? तो होगा क्या, ये सब पूरा ड्रामा फैलाने से, सर इतना बड़ा ड्रामा आप सबने फैला रखा है ना, ड्रामे को बंद नहीं कर रहे हो, ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इन ड्रामे से होगा क्या, इस ड्रामे से बताते हैं क्या होगा। पहले ये सब ड्रामा आपने सुना, अच्छा ये बड़ी ड्रामेबाजी इन्होंने फैलाई। हाँ, तो होता क्या है, यहाँ से जो फ्रोथ है आपका ना, ये फ्रोथ देखो ऊपर आ जाता है, और इस फ्रोथ में हमारा क्या होगा, क्योंकि सल्फाइड कंटेनिंग और है तो सल्फर मेरा झाग में चला जाएगा। यहाँ इस झाग को कलेक्ट कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे कौन होगा, फ्रोथ में हमारा क्या होगा, आप बोलोगे फ्रोथ में हमारा क्या होगा, और होगा। फ्रोथ में क्या होगा, और होगा। और यहाँ पे कौन पड़ा रह जाएगा, यानी कि और हमारा कहाँ चला गया, और विल बी इन द फ्रोथ। यानी कि इससे सेंटेंस हमें समझ के आया, मैं ये लिख सकता हूं, क्या लिखेंगे, और नो, और, या मैं दूसरे, चलो यहीं पे और
और इन फ्रोथ, और इन फ्रोथ while impurity in solutions। अब फ्रोथ को क्या करोगे, नाउ फ्रोथ को आप वाइप्ड कर लोगे तो और आपका वाइप्ड हो गया। नाउ फ्रोथ विल वाइप्ड। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? अब एक इसी का एक मॉडिफाइड मेथड है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का एक यूज करते हैं, है ना। एक मॉडिफाइड प्रोसेस है और वो मॉडिफाइड प्रोसेस है डिफरेंशियल फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। हमारे पास फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का एक मॉडिफाइड प्रोसेस है, तो उसे क्या कहते हैं, ये है डिफरेंशियल फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। देखिएगा डिफरेंशियल्स, Sir, can you show last slide? 1 मिनट। Sir, what did you write there? Now froth will. फ्रोथ हमने क्या लिखा, कहाँ लिखा फ्रोथ विल? Sir, on the right side. राइट साइड। और इन ये फ्रोथ व्हाइल इम्प्योरिटी इन सॉल्यूशन। Sir, after that. नाउ फ्रोथ विल बी वाइप्ड ऑफ। फ्रोथ विल बी वाइप्ड का मतलब होता है ऐसे ऐसे हाथ से हटा लेंगे। फ्रोथ विल वाइप्ड, वाइप्ड का मतलब समझते हो, जैसे आप दूध मिल्क ले लो, आप कर्ड में से जो ऊपर जो मक्खन आता है ना, मक्खन को ऐसे हटा लेते हैं हाथ से, तो हमने वही वाइप्ड कर लिया, हटा लिया। Okay, sir. राइट डियर? चलिए ओके संजू। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस हम यूज करते हैं, इसी का मॉडिफाइड प्रोसेस है, इसी में मुझे पढ़ना है एक और। अच्छा, और अभी एक पढ़ेंगे, खत्म नहीं हुआ, टाइम लगेगा। हमने कहा डिफरेंशियल्स, हमने क्या यूज किया, डिफरेंशियल्स फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। हमने क्या यूज किया, डिफरेंशियल्स फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। क्या यूज किया, डिफरेंशियल्स फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। कौन सा यूज किया, डिफरेंशियल्स फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। डिफरेंशियल फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ नहीं करना है, हमने मान लीजिए यूज किया, हमने कहा था ये इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म, पहले लिख लेना, इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म, इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। किसका मेरा मॉडिफाइड फॉर्म है, ये फ्रोथ फ्लोटेशंस का ही क्या है, मॉडिफाइड प्रोसेस। दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। जैसे मान लीजिए हमने पता था सल्फाइड कंटेनिंग ओर के लिए लिखते थे, फॉर एग्जांपल ऐसे लिखिएगा, इसमें होता क्या है और इंपॉर्टेंट है ये। फॉर एग्जांपल लेट अस जस्ट ऑल ऑफ अस हैव टू अप्लाई द फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस फॉर द ore in which there are two ore present and both one are sulfur containing। फॉर एग्जांपल हमने क्या, हमारे पास ZnS है और PbS है, तो दोनों मेरे सल्फाइड कंटेनिंग ओर है कि नहीं है? हाँ सर है। तो जब ये सल्फाइड कंटेनिंग ओर है तो दोनों फ्रोथ में चले जाएंगे? हाँ चले जाएंगे। तो हमें क्या करना है, एक फ्रोथ को रोकना है, मतलब किसी एक दोनों ओर में से रोकना है कि फ्रोथ में ना जाए। तो फॉर एग्जांपल हमने लिखा, फॉर एग्जांपल ZnS और PbS की बात करते हैं, तो ZnS और PbS की मेटलर्जी में, फॉर एग्जांपल ZnS और PbS की मेटलर्जी की इनकी बात करते हैं, यानी कि मेटलर्जी की मतलब हम फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस की बात करने जा रहे हैं। तो इसमें से हम क्या करते हैं, हमने क्या करते हैं, इसमें ऐड क्या कर लेते हैं, इसमें ऐड करते हैं सोडियम साइनाइड, NaCN। NaCN मेरा क्या होता है, या ऐसे लिखते हैं, इसमें से हम क्या यूज करते हैं, डिप्रेशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डिप्रेशेंट्स।
तो डिप्रेशेंट्स क्या है, इन दोनों में से किसी एक से कंबाइंड कर लेगा। जैसे हमने डिप्रेशेंट में एग्जांपल याद रखना, हम क्या यूज करते हैं, एनेशियन। तो एनेशियन क्या करेगा, यहाँ से एनेशियन क्या करता है, एनेशियन पीबीएस और जेडएनएस एस में से जिंक सल्फाइड से रिएक्ट कर लेता है। किससे रिएक्ट कर लेता है, ये जेडएनएस था, जेडएनएस से एनेशियन रिएक्ट कर लेता है। और जब ये जेडएनएस से रिएक्ट करेगा तो ये मेरा काम किसका कर रहा है, सॉरी एनेशियन है, एनेशियन है। तो एनेशियन इससे जब रिएक्ट कर लेगा तो एनेशियन हमारा बनाता है कहाँ है, एनेशियन बनाता है Na2 जेडन CN4, Na2 जेडन CN4, Na2 जेडन Na2S बनाया क्या। अब ये जो मेरा है ना, ये क्या हुआ, ये जो Na2 जेडन S बना हुआ, ये मेरा क्या कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ, नाउ जिंक विल बी शटल डाउन। अब ये फ्रोथ में नहीं जाएगा ना, तो फ्रोथ में कौन जाएगा, आप कहोगे कि नाउ क्या लिखोगे, हमारे पास क्या था, हमारे पास ऐसे समझो आप, हमने क्या लिखा था, हमने लिया क्या था, हमारे पास ये ऐसे था, है ना। तो जेडएनएस ये हमारे पास इसमें क्या था, इसमें हमारे पास जेडएनएस और पीबीएस दोनों थे। तो अब यहाँ पे नीचे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्या आ गया, जिंक जो था वो किस फॉर्म में आ जाएगा, Na2 जेडन CN4 के फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब फ्रोथ में हमारा सिर्फ प्रेजेंट कौन होगा, फ्रोथ में आपका सिर्फ प्रेजेंट होगा कौन, पीबीएस। तो आपने क्या किया, एक को फ्रोथ में जाने से रोक दिया, और एक को फ्रोथ में जाने से रोका कैसे, आपने डिप्रेशेंट्स डाल के। क्लियर। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं डिफरेंशियल फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, डिफरेंशियल फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो डिफरेंशियल फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आया। पहले हमने पढ़ा फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन में हमने पढ़ा डिफरेंशियल फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। क्लियर। आगे बढ़े। इसके बाद जो हमारी एक प्रोसेस है, यानी कि इसमें मैं और आपको चीजें समझ में आ गई होगी, बट मैं और इसे सिंप्लीफाइड वे में थोड़ा सा डायग्रामेटिकली लिखना चाहूँ तो देखो क्या है, इसी रिएक्शंस को मैं लिख रहा हूँ। हमारे पास क्या था, जेडएनएस था और पीबीएस था, दोनों हमारे क्या थे। यदि मैं इस पे डिप्रेशेंट ना यूज करता तो दोनों हमारे फ्रोथ में चले जाते। तो हमने यूज किया एनेशियन। तो क्या लिखोगे, एनेशियंस विल वर्क एज डिप्रेशेंट्स फॉर जिंक सल्फाइड शो नाउ इन फ्रोथ ZNS will be only present। क्लियर। तो आप कहोगे सर जिंक भी तो हमारा इंपॉर्टेंट मैटर है, तो जिंक को हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, आपने फ्रोथ बना लिया था। तो आपने क्या थे, Na2 ZnCN4 ऐसे ही बनाया था, नहीं बताया था। हाँ, तो जिंक पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता, आप कहोगे जिंक पे ऑक्सीडेशन नंबर सर +2 आते, ठीक है। तो इसे हम क्या करते, इसे हम रिड्यूस कर लेते। तो रिड्यूस करने के लिए क्या यूज करते, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लेते। क्या यूज कर लेते, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता, क्योंकि हमें फेंकना नहीं है इसे ना, ये क्या इसे फिर जिंक में कन्वर्ट कर देता। तो हमें जिंक, भाई ठीक है, जिंक भी हमने फेंका नहीं, बट हाँ पीबीएस को भी सेपरेट कर लिया। पीबीएस को भी हमने क्या किया, सेपरेट कर लिया। पीबीएस को भी हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई। वी होप दैट ऑल ऑफ यू गॉट इट अप टू हियर। अब देखो हमने 3 प्रोसेस पढ़ लिए। यदि मैं आपसे बात करूं तो हम लोगों ने फिजिकल प्रोसेस, हम बात कर रहे थे कंसंट्रेशंस, हम बात कर रहे थे पहला मेरा क्रशिंग था। पहला मेरा क्या था, पहला मेरा क्रशिंग था, क्रशिंग प्रोसेस। क्रशिंग हमने पढ़ा, हाँ सर। दूसरा हम पढ़ रहे थे क्या, कंसंट्रेशंस। कंसंट्रेशंस में हमारे क्या थे, फिजिकल प्रोसेस था।
अच्छा सर, फिजिकल में हमारे 3 थे, कौन से? फिजिकल में आपके पहला था ग्रेविटी सेपरेशन। अच्छा, ग्रेविटी सेपरेशन से अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ हमने क्या ग्रेविटी सेपरेट किया। दूसरा हमने पढ़ा मैग्नेटिक सेपरेशन। अच्छा, ये भी हमने पढ़ लिया। हाँ सर, ये भी पढ़ लिया। तीसरा हमने कौन सा पढ़ लिया? तीसरा हमने फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस भी पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस भी पढ़ लिया। सही रहा सर। इसके बाद हमारा एक बचा, ये भी हमने पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रोसेस। किसकी बात करते हैं? केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस में हमारा आता लीचिंग। लीची नहीं है, लीचिंग है। लीची पढ़ेंगे, लीची नहीं पढ़ोगे डियर, लीचिंग पढ़ोगे। लीचिंग, बातें क्लियर? तो अब लीचिंग पढ़ते हैं, क्या है? ब्लीचिंग, लीचिंग, ब्लीचिंग, ब्लीचिंग नहीं, लीचिंग। क्लियर? तो ब्लीचिंग में हम क्या करते हैं, देखो समझो, हमारे पास ओर था और इम्प्योरिटी था, दोनों साथ साथ में रोक रहे थे, दोनों में बड़ी अच्छी दोस्ती थी, दोनों बहुत खुश थे अपनी जिंदगी से। अरे कहते थे हम और इम्प्योरिटी का साथ साथ है, हम दोनों लोग साथ साथ से रह रहे हैं, चट्टानों में रह रहे हैं। तो चट्टानों में रह रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या किया यहाँ पे, अब दोनों में बड़ी अच्छी दोस्ती थी, हमने यहाँ पे यूज क्या किया, सुटेबल कोई केमिकल, ऑल ऑफ अस यूजिंग सब सुटेबल रिएजेंट। और वो सुटेबल रिएजेंट क्या करेगा, ये सुटेबल रिएजेंट क्या करेगा, और से कंबाइंड कर लेगा। और से कंबाइंड करके क्या बना देगा, और से कंबाइंड करके और को सॉल्युलाइज कर देगा। मींस हमने क्या लिखा, ये सुटेबल रिएजेंट, ये रिएक्ट्स, यानी कि सुटेबल रिएजेंट हमने क्या लिखा, एसआर। तो एसआर रिएक्ट्स विथ और एंड कन्वर्टेड इन टू सॉल्युबल फॉर्म। अच्छा, तो हुआ क्या, और इम्प्योरिटी में बड़ी अच्छी दोस्ती थी, आपने एसआर यूज किया, सुटेबल रिएजेंट यूज किया, तो और क्या हुआ, डिजॉल्व हो गया। अरे इम्प्योरिटी बेचारा बैठ के देखता रहा, अरे हम तो डिजॉल्व ही नहीं हुए, हम तो ऐसे ही रह गए। तो अब रह गए तो क्या हुआ, हमने क्या किया, फिल्टर कर लिया। और जैसे ही फिल्टर किया, तो मुझे बताओ फिल्ट्रेट में अब कौन आया, और प्लस एसआर आ गए कि नहीं आ गए? और प्लस एसआर आ जाएंगे, हाँ आ जाएंगे। फिर डिजॉल्व भी तो हुआ था, फिर इसे हम हीट कर देंगे, तो हीट कर देंगे, फिर से मुझे और मिल गया, एसआर सेपरेट हो जाएगा। मतलब कोई एग्जांपल बताओ सर, ऐसे हम नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा रुक जाओ, फिर से बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसे लिखते हैं, एल्मुना हमने लिखा, ये हमारा एल्मुना और था। क्या था, एल्मुना और था, ये और था। इस और का नाम क्या है सर, एल्यूमिना है। क्या है, एल्यूमिना। किसका और था ये, एल्युमिनियम का और है। अच्छा एल्युमिनियम का और है, हाँ एल्युमिनियम का और। इसके साथ कौन थे, हमारे गैंग महाराज भी थे। कहते अरे हम तो गैंग बना के बैठे हैं, अपन की बड़ी अच्छी दोस्ती है, सरदार जी कहीं नहीं जाएंगे, हम तो गैंग के मेंबर हैं। हुआ क्या, आप आए सुटेबल रेजेंट, आपने क्या लिखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, सुटेबल रेजेंट हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा सुटेबल रेजेंट है, हाँ। तो सर ये क्या एल्युमिनियम से रिएक्ट करेगा? अब ये क्या पता रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा। सोडियम, एल्युमिनियम मेरा क्या है, एम्फोटेरिक नेचर का है। एम्फोटेरिक नेचर के कौन कौन से ऑक्साइड थे, हमने आपको बताया था कि नहीं, याद है आपको ट्रिक? कौन से थे एम्फोटेरिक के, मुझे बताओ आप, कौन से थे एम्फोटेरिक के? बेजान आलिया पब में गाना सुनाती है, याद आया कि नहीं? नहीं याद आया? बेरिलियम, है ना? चलो, तो यानी कि एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम क्या करेगा, हमारा एल्युमिनियम रिएक्ट कर लेगा, किससे रिएक्ट कर लेगा, एनएच से। तो क्या बना लेगा रिएक्ट करके, ये बना लेगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या बना लेगा, NaAlO2। क्या कहते हैं, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या बना लेता है, सोडियम। अच्छा सल्वलाइज हो गया, तो गंगू महाराज पड़े रहे, तो कोई नहीं पूछ रहा है। तो हमने क्या किया, अच्छा जानते हो कभी कभी केमिस्ट्री में ऐसे भी लिख देते हैं, क्योंकि आपने कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं ना, तो ये NaOl2 मेरा सोल्यूबल फॉर्म में है, भी ये सोल्यूबल है, इसमें मैं वाटर इधर डालूं। अच्छा मुझे एक चीज बताना, ये मैंने लिखो
NaAl, एल्युमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा। ऐसे कोऑर्डिनेटेड फॉर्म बहुत बढ़िया तो कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है, बट हाँ चलो ये भी कहता हम भी थोड़े से कोऑर्डिनेशन बना लें, बनाते तो डी ब्लॉक वाले ही, बट चलो सही है, इसने भी कहा अच्छा हम भी कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, चलो सही है आप भी बना लो। कुल मिला के यही है, परेशान मत होइएगा, ठीक है। अच्छा तो हमारा क्या बना, NaLO2 बन गया। तो NaAl2 क्या था, हमने कहा ये क्या हुआ, सॉल्वलाइज होगा, इसे हीट कर देंगे, और जैसे ही हीट करोगे तो Al2O3 फिर से बन जाएगा एल्यूमिना। तो सेपरेट हो गया कि नहीं। यानी कि सर लीचिंग का मैं डिफिनीशन कैसे लिखूंगा सर, ये सब तो आपने बहुत कुछ लिख डाला। एक मिनट बताते हैं लीचिंग का डिफिनीशन क्या है, पहले इसे आप लिख लीजिएगा, फिर लीचिंग का डिफिनीशन हम एक लाइन में लिखा देंगे। लीचिंग है कुछ नहीं, लीचिंग मतलब लीचिंग ही है, जैसे लीची खा लो, लीची में ऊपर छिलके होते हैं, अंदर और सीड होता है। लीची को आपने बीच के पोर्शंस को खा लिया है ना, बाहर के छिलके को फेंक दिया और सीड भी फेंक दिया, ऐसे ही है। तो लीचिंग लीची जैसे है कह सकते हो। तो हमने क्या लिखा आल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, बातें समझ में आई कि नहीं, लिखा दूं इसे। इन लीचिंग प्रोसेस, इन लीचिंग प्रोसेस, इन लीचिंग प्रोसेस सुटेबल reagent are used है ना, which solubilize the ore है ना, now ore will recovered from it by heat। क्लियर। है ना, तो हमने लीचिंग भी, ये क्या नाम है, केमिकल प्रोसेस भी खत्म कर दिया। अच्छा तो अब किस पर आएंगे, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग पे। अब हम बात करते हैं नाउ आफ्टर दैट वन जस्ट ऑल ऑफ अस गोइंग टू टॉक अबाउट नेक्स्ट प्रोसेस एंड दैट वन इज योर कैल्सिनेशंस एंड रोस्टिंग। तो सबसे पहले हम बात नेक्स्ट प्रोसेस यानी कि थर्ड है हमारी, थर्ड क्या है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग आपने पढ़ा था, कैल्सिनेशन और अच्छा आप रोस्टिंग प्रोसेस जानते हो कि नहीं जानते हो, रोस्टिंग, रोस्टिंग का वर्ड कहीं नाम सुना है कि नहीं सुना, पहले मुझे ये बताओ। डेली लाइफ में, केमिस्ट्री में मत कहना नहीं सर हमने केमिस्ट्री में सुना है, रोस्टिंग का मतलब ये होता है। रोस्टिंग का कहीं नाम सुना है कि नहीं सुना है? यस। कहाँ कहाँ सुना है? कहते हैं ना रोस्टेड, ऐसे कहते हैं रोस्टेड चिकन। मैं आपसे नहीं कह रहा कि हम चिकन को प्रमोट कर रहे हैं, हम कि मैं कह रहा हूँ चिकन खाओ, मैंने ये नहीं कहा यार। हम कह रहे रोस्टेड चिकन का नाम सुना है कि नहीं सुना है? अच्छा हाँ सर रोस्टेड सुना है। तो रोस्टेड चिकन में कैसे रोस्टेड चिकन बनाते हैं मुझे नहीं पता। चिकन ले लेते हैं सर डायरेक्ट हीट में ही, डायरेक्ट क्या करते हैं हीट में, हीट डायरेक्ट उसे क्या करते हैं हीट कर देते हैं, मतलब डायरेक्ट हम क्या करते हैं है ना। तो जब हीट हम जब उसे गर्म कर रहे होते हैं डायरेक्ट क्या कहते हैं डायरेक्ट हीट में जब उसे हीट कर रहे होते हैं, तो बताओ ऑक्सीजन का क्या कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं? अरे कुछ नहीं सर ऐसे आग जल रहा होता उसमें फेंक देते हैं, ठीक है ऊपर ऑयल वगैरह लगा के, बट ठीक है फेंकते हैं। यानी कि ऑक्सीजन की कोई डिफिशियंसी नहीं होती, भरपूर मात्रा में, मीन ऑल ऑफ अस कैन से लाइक दैट वन, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा रोस्टेड चिकन में नहीं रहता, तो क्या यहाँ पे मेटल को भी भट्टी में फेंक देंगे? नहीं, भट्टी में फेंक दोगे तो मेटल ही गायब हो जाएगा, उसका तो एक्सट्रैक्शन ही करना है। अब तो क्या हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करोगे, आप मेटल को हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा
तो वहां पे हीटिंग ऑफ चिकन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट्स कॉल्ड रोस्टेड चिकन, मतलब इट्स कॉल्ड रोस्टिंग, जो चिकन इज कन्वर्टेड इन द रोस्टेड चिकन। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ओर इज हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग, राइट डियर। सो दिस प्रोसेस इज रोस्टिंग, तो व्हाट रिएक्शन विल हैपन? अरे रिएक्शन आप सब जानते हो, फास्फोरस है तो P2O5 में कन्वर्ट हो जाएगा, आर्सेनिक है तो H2O5 में, सबने बहुत रिएक्शन पढ़ी है सर उसमें। तो मेटल के साथ भी कुछ होगा, हाँ मेटल के साथ में भी होगा, अभी देख लेंगे कैसे क्या होगा, वो सब देख लेंगे। अच्छा सही है। तो कैल्सिनेशन में क्या होगा? तो कैल्सिनेशन का मतलब यानी कि उसमें ऑक्सीजन का ही कुछ है दिक्कत सर। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, देयर इज अ नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑक्सीजन, और कैल्सिनेशन में बिना ऑक्सीजन के हीट करेंगे। अच्छा यही था, हाँ तो लिखिएगा आप कैल्सिनेशन में क्या लिखेंगे। तो कैल्सिनेशन अब समझ में आया कि नहीं? कैल्सिनेशन में हम क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा पार्ट रहा, कुछ नहीं करना है। तो कैल्सिनेशन में हम क्या लिखेंगे, लिखिएगा हीटिंग ऑफ ओर इन प्रेजेंस ऑफ, इन absence of, in absence of air, in absence of, in absence of air, in absence of air। अच्छा, बिना हवा के हीट करे पड़े हैं यार, वो और भी परेशान हो गया कि प्रभु आप कहीं धुल रहे हो, किसी से भी धुल रहे हो, हीट भी कर रहे हो, आपने बिना ऑक्सीजन के भी हीट मुझे कर डाला। कर दो भाई, अब क्या करोगे, अब तो आ ही गए हैं, क्या क्या करें, अब मानोगे है नहीं। जैसे देखो अभी किसके लिए यूज करेंगे, मान लो ऐसे ये और था, आप अब से हीट करो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये क्या होगा, पानी उड़ जाएगा। अच्छा, तो पानी उड़ाने के लिए इसे यूज करते हैं? नहीं, पानी तो उड़ ही जाएगा। अच्छा, क्या और कुछ? आप आयरन का ले लोगे, Fe2O3 इंटू XH2O था। अच्छा, इसे भी हीट कर दो प्रभु, ये भी हीट हो गया कि नहीं होगा? अच्छा, ये भी निकल गया। तो क्या और किसी, जैसे कार्बोनेट और है मान लो, सिडराइट। अच्छा, सिडराइट महाराज आगे प्रकट हूँ, सिडराइट आगे, सिडराइट है ना। अच्छा, सिडराइट को हीट किया हमने तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड प्लस CO2 में। तो कैल्सिनेशन समझ में आया? अच्छा, आपने मतलब आपने उसे किस में कैल्सिनेशन किया, तो कैल्सिनेशन के बाद तो रोस्टिंग भी करोगे, रोस्टिंग भी कर लेंगे। तो चिकन वाले में हमेशा रोस्टेड चिकन ही आता है, कैल्सिनेटेड चिकन नहीं आता। रोस्टेड चिकन ही आता है। अच्छा, रोस्टेड चिकन, तो हम क्या करते हैं, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ, हीटिंग और इन प्रेजेंस ऑफ, हीटिंग और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। अच्छा, तो एयर के प्रेजेंस में हीट कर दोगे, हाँ अब जला देंगे इसे, हाँ बिल्कुल हम जला देंगे। जैसे हमने मान लो लिखा CuFeS2 कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट्स, राइट डियर। कॉपर पायराइट्स को हमने हीट किया, हीट करोगे, बिल्कुल हीट करेंगे, है ना। तो कॉपर पायराइट को हीट करोगे, आपको पता, यहाँ पे मैंने कहा था ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया था जेई में, तो कॉपर पे ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, आयरन कह रहा हमारे पे +3 है, सल्फर कह रहा हमारे पे +2 है ना। तो अच्छा होगा क्या सर, तो कॉपर तो इसी में रह जाएगा, तो कॉपर का ना ऑक्सीडेशन हुआ ना रिडक्शन हुआ। आयरन का क्या होता है, आयरन कन्वर्ट हो जाता है FeO2 में, यानी रिडक्शन हो गया, हाँ रिडक्शन हो गया। तो सल्फर क्या हो गया, तो भाई ये का रिडक्शन हुआ, तो जनरली हीटिंग की रिएक्शन नॉन रिडॉक्स की होती हैं, बट कुछ हीटिंग की रिएक्शन से केमनोफोर वाली भी थी, कुछ मेरी रिडॉक्स की भी होती हैं। तो ये मेरा कन्वर्ट हुआ किसमें, +4 में। आप देखो ये क्या रहा, आयरन का क्या हुआ, यहाँ पे बोलो आयरन का क्या हुआ, Fe का, यहाँ आयरन का बोलोगे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, और सल्फर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, है कि नहीं, और कॉपर का कुछ नहीं हुआ, है ना। अच्छा, तो होगा क्या सर, तो ये तो कॉपर तो ये इतनी बातें समझ में आई कि होगा क्या, हो गया तो हो गया। अच्छा, तो और किसी से लेड PbS ले लो, PbS को हीट करो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये क्या बना लेता है, लेड ऑक्साइड प्लस 2SO2। अच्छा, ऐसे ही बना लेगा लेड ऑक्साइड, ऐसे ही बना लेगा। अच्छा, ऐसे ही बना लेगा, हाँ ऐसे ही बनाएगा, +2 -2। तो ये क्या हुआ, गया ये किसमें, ये प्लस। अच्छा, हीटिंग में मारा गया, टूटने वाले में नहीं होता, इसमें तो ऑक्सीडेशन होगा ही होगा। तो 4 में कन्वर्ट हुआ,
PbO2 PbO2 PbS, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह से यहाँ नहीं डिफाइन होगा, PbO में जाएगा, PbO2 तो 4 हो गया ना, PbO2 SO2 -2 था, ठीक है। ये लेड ऑक्साइड इसमें कन्वर्ट होता, बहुत दिमाग नहीं लगाना है, ठटाओ, ये लेड ऑक्साइड प्लस SO2 में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। हमारे पास CO2S है ना, नहीं केमिस्ट्री इसमें बहुत नहीं लगाना, नहीं दिक्कत हो जाएगी। 2 दूनी 4 4 और 1 5 4 2 6 3O2 है ना। हमें का कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस O2 CO2, हाँ बैठ गया +2, ये +2 ही मेरा, सल्फर ये चेंज हो रहा, ऑक्सीडाइज हो रहा, कॉपर मेरा क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस SO2। मान लो फास्फोरस हमारे पास है, तो फास्फोरस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, P4O10, ऐसे मैं एक साथ में लिख दे रहा हूँ। मान लो हमारे पास है, मान लीजिए हमारे पास है क्या क्या है, जो है वही लिखेंगे, क्या क्या है जो लिख दोगे। जैसे हमारे पास मान लीजिए है फास्फोरस है P4, हमारे पास सल्फर है, सही है, हमारे पास क्या है आर्सेनिक है, हमारे पास क्या एंटीमनी है, तो सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फास्फोरस आप कहोगे सर कन्वर्ट हो जाएगा P4O10 में, सल्फर किस में कन्वर्ट है SO2 में, आर्सेनिक सर AH2O5 में, एंटीमनी SB2O5 में। बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बड़ा आसान सा, केमिस्ट्री तो है ही नहीं सर, सिर्फ रिएक्शंस लिख रहे हैं, प्रोसेस सिर्फ है, केमिस्ट्री कुछ नहीं है ना। अच्छा, तो हमने क्या पढ़ लिया सर, हमने पढ़ लिया क्रशिंग, क्रशिंग के बाद हमने पढ़ा कंसंट्रेशंस, कंसंट्रेशंस के बाद हमने पढ़ लिया कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, जनरल प्रोसेस पढ़ रहे हैं अभी, बातें क्लियर। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रिडक्शंस ऑफ मेटल ऑक्साइड्स इनटू द मेटल, पहले इतना हो जाएगा तो बताइएगा। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, रिडक्शंस ऑफ मेटल, रिडक्शंस ऑफ मेटल reductions of metal into metal oxide, नहीं सॉरी, रिडक्शन ऑफ मेटल, सॉरी गलत मान ली, रिडक्शंस ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, हाँ, मेटल मेटल ऑक्साइड कहाँ रिडक्शन कहलाया, वो तो ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन तो हमने कर ही लिया कैल्सिनेशन रोस्टिंग। रिडक्शंस ऑफ मेटल इनटू मेटल ऑक्साइड, है ना। अच्छा, इसे पढ़ने से पहले हम एक पढ़ते हैं इलिंघम डायग्राम, क्या पढ़ेंगे, घमघम डायग्राम, घमघम नहीं यार, इलिंघम, इलिंघम डायग्राम, पगलों का नाम कैसा है, कौन सा डायग्राम, इलिंघम डायग्राम। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई। तो आज जो हमने पढ़ा एक बार मैं समराइज करूं, इलिंघम डायग्राम, यहां से आगे हम कल पढ़ेंगे, कल का मतलब जिस दिन क्लास लगेगा। तो फिर से मैं समराइज करूं एक बार, हमने जहां से स्टार्ट किया था, समराइज करते हैं एक बार। तो हमने समराइज किया एक बार, हमने स्टार्ट पहले से कहां से किया, अपन की स्टार्टिंग कहां से रही, अपन की स्टार्टिंग रही, हमने कहा मेटलर्जी क्या था, मेटलर्जी में हमने सबसे पहले मिनरल देखा, मिनरल के बाद हमने क्या देखा, ओर देखा, और मिनरल ओर के बाद हमने क्या देखा, कुछ इंपॉर्टेंट और, ये आपको लिखने हैं, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं रहा। हमने कुछ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमने ओर को देखा, ओर के साथ हमने इम्प्योरिटी को गैंग या मैट्रिक्स कहते थे, इम्प्योरिटी हमारी दो नेचर की, एसिडिक और बेसिक। फिर हमने इम्प्योरिटी को देखा किस टर्म्स में, फ्लक्स और स्लैग, फ्लक्स हमारे क्या थे, दो नेचर के थे, एसिडिक और बेसिक। स्लैग मेरा क्या था, स्लग मेरा क्या था, रिफ्रैक्टरी नेचर का था, यानी कि नॉन फिजिबल नेचर का था। उसमें हमने क्या हुआ, जब वो कन्वर्ट हुआ स्लैग में तो फिजिबल नेचर का हो गया, तो वो क्या ऊपर फ्लोट करता, तो क्या होता, फर्दर ऑक्सीडेशन को रोक देता। अच्छा, ये सब हमने पढ़ डाला। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, ये वही सब चीजें लिखी पढ़ी है। उसके बाद हमने मेटलर्जी और एलॉय देखा,
हमने प्रोसेस यूज इन द मेटलर्जी में देखा क्रशिंग, कंसंट्रेशन, कैल्सिनेशन, रिडक्शन और रिफाइनरी। तो आज हमने पढ़ा क्रशिंग। क्रशिंग हमने ठीक है क्रशर वगैरह यूज करते थे, क्रशर मिल, स्टैंप मिल, बाल मिल, कटर। कंसंट्रेशन में हमने क्या देखा, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल प्रोसेस में हम लोगों ने व्हाट ऑल ऑफ अस स्टडीड दैट वन, ऑल ऑफ अस स्टडीड द hydraulic washing, that is all of us can say like that one, gravity separations। दूसरा हमने देखा magnetic separation, third one is fourth flotation process। then after that one all of us studied the calcination and roasting। anyone have any doubt? किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिएगा। इलिंघम डायग्राम में रिडक्शन ऑफ मेटल, तो मेटल ऑक्साइड से पहले एक इलिंघम डायग्राम पढ़ेंगे, फिर इसका रिडक्शन पढ़ेंगे और लास्ट में मुझे रिफाइनिंग पढ़ना है। क्लियर? अच्छा, क्वेश्चंस आप सॉल्व करते रहिएगा, थोड़े से तेज आप सॉल्व कीजिएगा, है ना, क्योंकि इस चैप्टर के बाद में हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक ठीक है, बहुत इंटरेस्टेड है हम। क्लियर? हमारी आपकी मुलाकात इनऑर्गेनिक से हुई थी, जो कि इनऑर्गेनिक जो है बहुत ही अनइंटरेस्टेड टॉपिक कहा जाता है। बस सही है, लेकिन कोई ऐसा रहा नहीं, हम लोगों ने बड़े अच्छी तरीके से सीखा। सो कैन आई एंड दिस क्लास राइट नाउ डियर? क्लास को एंड करें? किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। क्रिश, संजीव, ज्योति, अनन्या, लातन्या, है ना, आरांक। एंड करें? चलो ओके Yes. Okay, have a nice day all of you. Thank you, sir. Have a nice day. बोलिए Same sir. Thank you sir. all of you dear. Same to you all of you dear.